हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। देखिए हिस्ट्री वर्ड आते ही हम में से अधिकतर के मन में क्या आता है कि ओहो कितना बोरिंग होगा। 90% बच्चे हम में से यही सोचते हैं। मैं भी ऐसे सोचा करता था जब मैं 9th में था कि हिस्ट्री ओहो कितना बोरिंग है। बट मैं आपको बता दूं ये इतना बेहतरीन चैप्टर है बेटा। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं कि आप इस चैप्टर में खो जाओगे। आप इस चैप्टर के अंदर खो जाओगे। आपको लगेगा कि कोई मूवी चल रही है, कोई थ्रिलर मूवी आप सामने देख रहे हो जिसमें राजा और महाराजाओं की कहानी देख रहे हो आप। ये बिल्कुल स्टोरी की तरह है, कहानी है इसके अंदर कि राजा के साथ, एक देश के अंदर राजा है, उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है, किस प्रकार राजा को पकड़कर उसको फांसी पे डाल देते हैं, उसको मार देते हैं। ये पूरी कहानी बहुत मजेदार चैप्टर है। किस प्रकार एक राजा का ऐसा हर्ष होता है, क्यों होता है, रीजन क्या था, लोग क्यों इतना गुस्से में हो गए। पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आपको कहीं भी पूरे चैप्टर में बोर लगेगा ही नहीं। आप ये समझिए कि 1 से 2 घंटे का ये मूवी है और ये मूवी का सीन चल रहा है मेरे पास। एक एक चीज को इमेज करते जाइए। चलिए मैं आपको फ्रांस ले चलता हूं। आपको पता है फ्रांस बहुत बड़ा देश। हम अब फ्रांस में बैठ गए, अब फ्रांस की कहानी जानते हैं, फ्रांस की हिस्ट्री जानते हैं कि वहां पे क्यों क्या हुआ था। ऐसा बात है 14 जुलाई 1789 की। अब ये येलो कलर में हाईलाइटेड क्यों है, हमें केवल ये चीज याद करनी है। जो येलो कलर से हाईलाइटेड किए गए हैं केवल आपको ये याद करना है। याद केवल आपको ये करना है, लेकिन मैं चैप्टर आपको पूरा समझाऊंगा। चैप्टर आप वर्ड टू वर्ड समझने वाले हो, लाइन टू लाइन समझने वाले हो, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, तभी आपको पूरी मूवी समझ में आएगी। भाई एक तो होता है बंदा कि टिकट लेता है और टिकट खरीद के पूरी मूवी देख के आता है, उसको पूरी कहानी याद होती है। और दूसरा क्या होता है कि वो जो पूरी कहानी देख के आया है वो क्या करता है, ट्रेलर बताता है आपको आके, तो उसमें मजा नहीं है। ट्रेलर समझ के क्या करोगे। ट्रेलर में आपको क्या होगा, कुछ बातें पता लगेगी, कुछ बातें नहीं पता लगेगी। लेकिन अगर आप पूरी मूवी देख लोगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। आप खुद भी समझ सकते हो। तो पूरी मूवी समझेंगे, हम सब कुछ समझेंगे इस चैप्टर में है क्या। लेकिन पेपर में क्या आएगा, सर जी मार्क्स की बात भी कीजिए, हमें तो मार्क्स भी चाहिए। तो मार्क्स के लिए आपको केवल जो येलो कलर के हाईलाइटेड किए गए केवल इन्हीं को याद करना है, क्योंकि यही चीज आपके एग्जाम में आएगा। समझेंगे पूरा चैप्टर, जानेंगे पूरा चैप्टर, नॉलेज के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। लेकिन पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो केवल येलो कलर से हाईलाइटेड किए गए आप इस पर फोकस करोगे। पूरे चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का जिसका आंसर आप नहीं दे पाओ। आप किसी भी स्कूल में हो इंडिया के, आप इनका आंसर दे पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की घटना की बात करते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ था। चलिए हम सब फ्रांस में आके बैठ गए और अब दिमाग के अंदर इमेज कीजिए कि उसमें हुआ क्या। बात है बेटा 14 जुलाई 1789 की, 1789। अब इस जुलाई 1789 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1789 वो ईयर है, वो साल है, 1789 ही वो ईयर है जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में। पहला क्वेश्चन तो आपका यही कवर होता है कि भाई फ्रांस की क्रांति हुआ कब, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में। वैसे स्टार्ट इसका 5 मई को हुआ था। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं 5 मई, 5th ऑफ मई, 5 मई 1789। पूरा मैंने आपको डेट और ईयर भी बता दिया, लेकिन नॉर्मली डे वगैरह नहीं पूछते, ईयर पूछते हैं। तो 1789 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ था। पहला पॉइंट ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट होगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट भी करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको नोट भी कराऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, लोग घबराए हुए थे। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। सम्राट कौन, राजा ने सेना को कह दिया तुम शहर में जाओ। और सेना कब आती है, जब लड़ाई दंगे होने वाले होते हैं, हमें भी पता है बात। अफवाह थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यह अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को यह कह दिया है कि लोगों पर गोली चला दो, तो लोग घबराएंगे, सीधी सी बात है। लगभग 7000 मर्द और औरतें, मैन एंड वुमेन, 7000 लोग टाउन हॉल एक जगह है, टाउन हॉल में इकट्ठा हुए, वहां पे एकत्र हुए। और उन्होंने एक जनसेना क्या होता है, लोगों की सेना, उन्होंने अपनी एक सेना बना ली। क्यों भाई, उन्हें डर है ना कि भाई सेना हम पे गोली चलाई तो हम जवाब कैसे देंगे। तो उन्होंने एक सेना बना ली, उसका गठन कर लिया हथियारों की खोज में। अब उनको हथियार भी चाहिए। हथियार क्यों चाहिए, क्योंकि भाई सेना के पास तो हथियार होगा, आपको भी तो हथियार चाहिए ना लड़ने के लिए। तो हथियार की खोज होना शुरू हुआ। हथियार की खोज में बहुत सारे सरकारी भवन में जबरन घुस गए, जबरदस्ती घुस गए सरकारी भवन के अंदर। किस लिए, हथियारों की खोज के लिए घुस गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के, पेरिस आपको पता है बहुत बड़ा शहर है, फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा शहर है पेरिस।
तो अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। और कहां चल पड़ा? वो पहुंचे बास्तील किला। एक बहुत बड़ा फेमस है बास्तील किला। बास्तील किले के अंदर जेल था, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है बास्तील जेल के बारे में। तो ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सैकड़ों लोग जो थे वो बास्तील के किले पर पहुंच गए। उन्होंने जेल को ही तोड़ डाला, पूरे जेल को ही तोड़ दिया। क्यों? उन्हें पता था यहां कुछ ना कुछ हथियार तो मिलेगा हमें। जहां भारी मात्रा में गोला और बारूद मिलने की संभावना थी, लेकिन लोगों को मिला नहीं। लोग पहुंचे तो ही, बास्तील के किले पे पहुंचे, जेल को तोड़ दिया और ढूंढा भाई कहां पे हमारा गोला बारूद बंदूक मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला बेचारों को। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये सेकंड पॉइंट आप कर रहे हो, सेकंड पॉइंट कर रहे हो बास्तील के जेल में। हेडिंग आप डाल सकते हो, बास्तील का जेल, बास्तील का किला। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट होगा ये कि लाखों हजारों लोग पहुंचे, सैकड़ों लोग पहुंच गए और बास्तील के किले को उन्होंने तोड़ दिया। किस उम्मीद में? कि वहां पे गोला बारूद मिलेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर भी मारा गया बेचारा। जो बास्तील का कमांडर था, वहां का जो हेड था, वो भी मारा गया। और कैदी को छुड़ा लिए गए। जितने भी कैदी थे जेल के अंदर बंद, उनको भी आजादी मिल गई। लो जी, इनके मजा आ गए, कैदियों के मजा आ गए। वैसे है ना भाई, कैदियों को आजादी मिल गई, ये खुश हो गए, चल यार कुछ हो ना हो, हम तो आजाद हो गए ना, बाकी कुछ हो ना हो देश के अंदर, हमें तो जेल से छुटकारा मिल गया। तो चलो जी, कैदी छुड़ा लिए गए। और वो कितने कैदी थे? मैंने एग्जाम में, एक गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में भी देखा मैंने, वो पूछा गया था कि बास्तील के जेल में जो तोड़ा गया उसमें कितने कैदी आजाद हुए थे? तो 7। उनकी संख्या केवल 7 थी। केवल 7 कैदी थे उस समय उस जेल के अंदर, उन 7 को आजादी मिल गई। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। ये बेटा, ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा कि 7 जो वहां पे 7 कैदी थे वो आजाद हो गए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। जो राजा था वो अधिकतर जो कैद करते थे ना, वो बास्तील के जेल में कैद करते थे। तो बास्तील का जेल वैसे ही बहुत बदनाम था कि अधिकतर अच्छे लोगों को या खराब लोगों को बास्तील के जेल में ठूस देता राजा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, इसलिए वो बदनाम था। तो वो घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया, पूरे किले को ही तोड़ दिया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजन चाहते थे। और जो उसके जो छोटे मोटे बचे हुए चीजें थी वो लोगों को बेच दिया। कुछ लोग होते हैं ना जो चीजों को खरीद लेते हैं एंटिक पीस बोलकर। आप मार्केट में भी जाओगे, अरे ये तो एंटिक पीस है, बास्तील का जिला था ना, उसको तोड़ा गया था, उसका सामान है ये। कुछ लोग खरीद लेते हैं जिन पे पैसा होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया बेटा बास्तील के जेल में। बस आपको 2 पॉइंट याद करना है। ये 2 पॉइंट याद कर लेना बास्तील के जेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। याद, मैंने आपसे क्या कहा, याद आपको केवल ये करना है, जो येलो कलर के हाईलाइटेड है, केवल याद आपको यही करना बेटा। याद करने के लिए केवल यही पॉइंट है, लेकिन समझेंगे पूरा चैप्टर। टाइम लगेगा पूरे चैप्टर में, समय लगेगा, लेकिन पूरी मूवी समझ लोगे तो मैं कह रहा हूं खोने वाले हो आप चैप्टर के अंदर। अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, अभी चैप्टर स्टार्टिंग ही नहीं हुआ बेटा। अभी तो मैं आपको बस बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि हुआ क्या था। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, लड़ाइयां होती गई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। लोग अधिकतर पाव रोटी खाते थे। पाव रोटी आपको पता है ब्रेड जैसा होता है ना, फुला हुआ। पाव रोटी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग इसका विरोध करने लगे राजा के खिलाफ। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम को ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी, जो फ्रांस का राजा था उसको फांसी दिए जाने के बाद वो खत्म हुआ। तो ये एक बैकग्राउंड बन गया। स्टार्टिंग कैसे हुई आपको बता दिया कि भैया ये चीज था। तो ये यहां पे हमने 2 पॉइंट पढ़े। इस पेज पर केवल 2 पॉइंट हमने याद कर दो। याद हमें 2 ही पॉइंट हुए। क्या? कि फ्रांस की क्रांति शुरू कब हुई? तो 1789 में स्टार्ट हुई। और दूसरा बास्तील के जेल में, कि सैकड़ों लोग बास्तील के किले पर आक्रमण कर दिया उन्होंने हथियार की तलाश में, हथियारों पे कब्जे के लिए बास्तील के कमांडर को मार दिया और वहां पे जो 7 कैदी थे उनको छुड़ा लिया। ये 2 पॉइंट हमने पढ़े। याद करने के लिए केवल यही 2 पॉइंट है। ठीक है बेटा, एक पेज आपका खत्म होता है। अब स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है। पहला पार्ट, मूवी का पहला पार्ट। जो आप वेब सीरीज देखते हो ना, आपने तो कोई पता होगा वेब सीरीज आती है, उसका पहला पार्ट। अब हम जाते हैं बैकग्राउंड में। आप देखते हो मूवी वाला देखते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है ना मूवी में, फिर फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि पहले क्या हुआ था, ये तो जान लो कि स्टार्टिंग क्या हुई। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब स्टार्ट हुआ बेटा मूवी आपका स्टार्ट होता है। अब हम पहुंच जाते हैं 1774 में, थोड़ा 5 साल पहले पहुंच गए। ठीक है बेटा, सन 1774 में बुनबो राजवंश का लुई 16 राजवंश होता है ना, जैसे जैन राजवंश हो गया है ना, गुप्ता राजवंश हो गए, ऐसे बुनबो राजवंश
सन 1774 में बुरबोन राजवंश का जो लुई 16 था वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा क्या बेचारा, बाद में फांसी हो गई इसकी, ये राजा मारा गया बेचारा। तो 1774 में, ये पहला पॉइंट है, आपको फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। 1774 में राजवंश पर लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। सेकंड पॉइंट आप यहां से याद करोगे, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। 20 साल में राजा बन गया, जिंदगी तो इनकी अच्छी थी ना बेटा, 20 साल में बताओ राजा बन गया। और उसका विवाह, शादी भी हो गई। उसका विवाह किससे हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, अब सीधी सी बात है, राजा है तो रानी से ही शादी करेगा ना, तो इसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे हुई? मैरी एंटोनेट, ये इनकी वाइफ का नाम था। जो लुई 16 राजा का क्या नाम था? तो लुई 16 कौन से राजवंश के थे? तो बुर्बो राजवंश के। मैंने कहा ना, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। कब राजा बने? 1774 में। जब ये राजा बने कितने साल के थे? ये केवल 20 साल के थे। इनकी शादी किससे हुई? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से इनकी शादी हुई थी। क्या आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? 2 पॉइंट समझ में आ गया बेटा, या 3 पॉइंट कर लो। ये 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया और यहां से आपका तीसरा पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा यहां तक? एक बार फिर से देखो, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। तो राजा कौन? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो राजा कौन था? तो लुई 16। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या आता है। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो राजा कौन था? तो लुई 16 था। वो कौन से राजवंश का था? तो बुर्बोन राजवंश का था। कब बना राजा? तो 1774 में बना। उसकी एज कितनी थी उस समय? वो केवल 20 साल का था। उसकी शादी किससे हुई? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमें याद करना है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा। राज्यारोहण के समय खाली राजकोष, उसे राजकोष खाली मिला। राजकोष क्या होता है? जिसमें पैसे वैसे इकट्ठे होते हैं, पैसे इकट्ठे करता है ना राजा टैक्स वगैरह के लिए, तो वो सब खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, पैसा बिल्कुल नहीं था। वारसराय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब शान शौकत बनाने के लिए पैसा भी चाहिए और पैसा था नहीं, पैसा नहीं था। पैसा कहां गया? राजा के पास पैसा नहीं है, बताओ, राजा के बिल्कुल खाली है, ये पैसा कहां गया? तो समझिए पैसा कहां गया। यहां से आपको नेक्स्ट पॉइंट याद करना है। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी। फ्रांस ने किसकी मदद करी? अमेरिका की मदद करी। उसने 13 उपनिवेश मतलब एक तरह से राज्य समझ लो, एक तरह से राज्य आप समझ सकते हो। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने किसकी मदद करी? अमेरिका की मदद करी। 13 उपनिवेश को साझा शत्रु, साझा शत्रु मतलब जो मेरा भी शत्रु है और आपका भी शत्रु है, उसे बोलते हैं साझा शत्रु। तो लुई 16 ने जो फ्रांस है उसने अमेरिका की मदद करी। 13 उपनिवेश, 13 शहरों को आजाद करने के लिए। किससे आजाद करने के लिए? अपने शत्रु ब्रिटेन से आजाद करने के लिए उसकी मदद करी। किसने मदद करी? एक बार पहला पॉइंट समझ लो बेटा दोबारा। किसने मदद करी? फ्रांस ने मदद करी। किसकी मदद करी? अमेरिका की मदद करी। किसके खिलाफ मदद करी? तो ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन से लड़ाई हुई। और कितने उपनिवेश के लिए? तो 13 उपनिवेशों को आजाद, 13 शहरों या 13 राज्यों को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने मदद करी अमेरिका की। अब एक बात बताओ बेटा, लड़ाई फ्री में तो होते नहीं, पैसा तो लगेंगे बेटा, हथियार चाहिए, सैनिकों का खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, सैलरी चाहिए, उनकी पैसा चाहिए। तो इस युद्ध, सेकंड पॉइंट, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज चढ़ गया। फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया युद्ध के कारण। सजी लिब्रे क्या होता है? जैसे इंडिया में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, वैसे वहां की करेंसी का नाम है लिब्रे। तो इस युद्ध के कारण, इस लड़ाई के कारण फ्रांस पे 10 अरब लिब्रे का कर्जा चढ़ गया। और जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, यानी 2 अरब लिब्रे का कर्जा पहले ही था और 10 अरब लिब्रे का कर्जा भाई साहब ने और ले लिया। तो कितने अरब हो गए बेटा? 12 अरब का बोझ चढ़ गया। 12 अरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है बच्चे। 12 अरब लिब्रे का कर्जा चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? फ्रांस पे चढ़ गया, जिसपे पैसा पहले ही नहीं था। अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल खाली था। देखो मैंने आप बार बार कह रहा हूं, याद आपको केवल ये करना है, ये सिर्फ समझ, ये मैं बाकी सब वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, ये सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन याद आप ये करोगे, ठीक है? मैं इसलिए बार बार इन पॉइंट को जब समझाता हूं बड़ा आराम से समझाता हूं। इसको मैं जल्दी नहीं पढ़ूंगा समझाने के लिए, लेकिन इसको बड़े आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको याद करना है। तो चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस ने किसकी मदद करी? अमेरिका की मदद करी। किसके खिलाफ करी? ब्रिटेन के खिलाफ करी। क्यों करी? 13 उपनिवेशों को आजाद कराने के लिए करी। इस युद्ध के क्या नुकसान हुआ फ्रांस को? उस बेचारे को 10 अरब लिब्रे का कर्जा लेना पड़ा
और उस पर पहले से कितना कर्जा था, तो 2 अरब लिब्रे का पहले कर्जा था, तो टोटल 12 अरब का लिब्रे का, रुपए का या डॉलर का आप समझ लो, कर्जा चढ़ गया फ्रांस पे। अब पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से लाओगे, पैसा तो चाहिए ना, जिससे आपने उधार लिया उसको पैसा वापस नहीं दोगे क्या। तो सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जिससे पैसा लिया था वो कह रहे हैं हमें 10% टैक्स दो, हमें इंटरेस्ट दो 10%। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विशाल विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब पैसा कहां से आएगा, तो पैसा आएगा कर से। ये देखो आ गया ना, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। आज के टाइम, चलो फ्रांस की बात तो बहुत पहले की होगी, आज के टाइम में भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो टैक्स से ही तो कमाती है बेटा, टैक्स से आता है पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं। तो अब टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। लुई 16 मजबूर है बेचारा, वो क्या करे तो करे क्या, उसे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो टैक्स बढ़ाएगा गवर्नमेंट, लोगों पर टैक्स बढ़ाएगा। तो करों को वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, मजबूर हो गई। और यह कदम भी नाकाफी था, फिर भी टैक्स बढ़ा दिया, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा था, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि फ्रांस की जो उस समय जो स्ट्रक्चर था ना, सोसाइटिकल स्ट्रक्चर जो था, उनका जो समाज था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। तो हम ये चीज याद करेंगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी लोग 3 अलग अलग प्रकार के 3 स्टेट में अपने आप को बांटते थे, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स अदा करते थे। फ्रांस के लोगों को 3 स्टेट में बांटा गया था बेटा, फ्रांस के समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट एंड तीसरा स्टेट। और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स भरते थे। पहले और दूसरे वाले को फ्री कर रखा था गवर्नमेंट ने कि भैया तुम टैक्स नहीं भरोगे। अब आपका इंटरेस्ट बन गया होगा कि 3 स्टेट थे, अच्छा कौन से तीनों स्टेट, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद करोगे बेटा। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, पादरी समझते हो ना, जो चर्च वगैरह के जो पुजारी होते हैं वो इसमें आते हैं। तो प्रथम स्टेट में आते चर्च वगैरह आते थे, वो टैक्स नहीं भरते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो द्वितीय स्टेट में आते कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या होता है, जो राजा के रिश्तेदार हो गए, चाचा, ताऊ, बुआ हो गई, मौसा, मौसी, ये सब क्या है, रिश्तेदार है ना, इनको भी टैक्स फ्री कर रखा था। भैया तुम राजा के भाई, मेरा ताऊ जो है ना, मेरा जो ताऊ है वो राजा है, तो मैं क्यों टैक्स भरूं। तो कुलीन वर्ग को भी छूट दे रखी थी। और तृतीय स्टेट, थर्ड स्टेट, ये बेचारे टैक्स भरते थे। थर्ड स्टेट में कौन आता था, तो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, इसके बाद किसान और कारीगर, और इसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन किसान, नौकर, मजदूर, ये सब आते थे तीसरे स्टेट में। आपको बताऊं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपने टेबल देखा, ये टेबल आप एज इट इज याद कर लेना, ये मत बनाना, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद कर लेना। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन। इसमें देखो ना, येलो कलर से कर रखा है ना, मैंने आपसे क्या कहा था, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है केवल हमें वही याद करना है, जो येलो कलर से हाईलाइटेड किया गया उनको याद करना है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम स्टेट में कौन आते थे, आप लगा दो पादरी वर्ग आते थे, प्रीस्ट आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन वर्ग आते थे। तृतीय स्टेट में कौन आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब तीसरे स्टेट में आते थे। और टैक्स कौन भरता था, तो टैक्स केवल ये भरते थे, तीसरे स्टेट के लोग टैक्स भरते थे बेटा। प्रथम और द्वितीय स्टेट को टैक्स भरने की आजादी नहीं दी, मतलब इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, ये लोग आजाद थे। क्लियर हो गया। तो 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, अभी आपने पढ़ा। और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, यहां ये पॉइंट जरूर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। मतलब ये 1789 से पहले ऐसा होता था। आपको याद है मैंने क्या बताया था आपसे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। तो ये तीनों स्टेट जो आपने पढ़ा, ये पहले हुआ। क्रांति के बाद तो सारे स्टेट खत्म हो गए बेटा, क्रांति के बाद तो सारे स्टेट खत्म हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय खत्म, सब सारी बातें। ये उससे पहले के लिए था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। अभी हमने देख ही लिया चित्र, हमने चित्र 2 पढ़ा ना, अभी हमने चित्र 2 के बारे में डिस्कस किया था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिकाना किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मात प्राप्त होते थे। मतलब जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में आते थे उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे।
ठीक है, उनको कुछ विशेष अधिकार मिले थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों की छूट, यानी इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। यही मैंने आपको समझाया। अब हम लोग हिस्ट्री को बोरिंग क्यों समझते हैं? क्योंकि हम ये फालतू चीज याद करने लग जाते हैं। 60% भाई 90% किसान थे, क्या क्यों याद करें भाई ये बात? आज 90 है, कल 91 हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे, ये सब याद नहीं करना होता बेटा। हिस्ट्री में मेन इंसिडेंट क्या हुआ था हमें वो याद करना होता है। तो हम ये पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इनको टैक्स की छूट मिली हुई थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समान विशेष अधिकार भी थे। जो कुलीन वर्ग थे यानी राजा के रिश्तेदार, उनको और भी अधिकार मिले हुए थे। वह किसानों से सीमांत कर वसूल करता था, वो टैक्स लेता था किसानों से। किसान अपने स्वामी की कोई सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण के लिए आदि के लिए बाध्य थे। किसानों को बहुत ज्यादा दबाया जाता था। चर्च भी किसानों से कर लेता था, चर्च भी किसानों से टैक्स लेता था। उसका नाम था टाइद। क्या नाम था? टाइद। बोलो, टाइद। अब अक्सर एग्जाम में आता है टाइद, देखो येलो कलर से हाईलाइट है, याद करना पड़ेगा आपको। आपसे पूछा जाएगा भाई टाइद क्या है, तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। ध्यान से देखो, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यानी ऐसा टैक्स जो चर्च लेता था किसानों से। किसानों से जो चर्च था ना, चर्च वो किसानों से टैक्स लेता था, उसको हम टाइद बोलते थे। और ये कितना था? यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जितना भी कृषि उपज हुआ ना, उसका 10वां हिस्सा हमें देना पड़ता था। किसको? चर्च को देना पड़ता था, टाइद के नाम से। और एक होता है टाइल। टाइल क्या होता है? ये सरकार लेती थी टैक्स, यानी किसानों पे देखो कितना बेचारे कितना परेशान हुए। किसान को अब भी दबाया जा रहा है और पहले बेचारे पहले भी दबे हुए थे। टाइल क्या होता था? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। राज्य क्या होता है? सरकार, यानी सरकार को देने वाला टैक्स। तो जो सरकार टैक्स लेती थी उसको तो टाइल बोलते हैं, और जो चर्च टैक्स लेती थी उनको टाइड बोलते हैं। तो आपने क्या टाइड और टाइल में फर्क समझ में आया? टाइड क्या होती है? चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टैक्स, किसानों से चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टैक्स। और टाइल क्या होता है? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, यानी जो गवर्नमेंट लेती थी टैक्स उसको हम टाइल बोलते हैं। ठीक है, वापस याद है, ये दोनों पॉइंट याद कर लोगे, ये दोनों पॉइंट याद कर लोगे बेटा। चलिए यहां वापस आते हैं। तो चर्च किसान से टैक्स लेता था, उसको हम टाइड कहते थे। ठीक है, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को भी टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम टाइल कहते थे, अभी मैंने आपको बताया। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, बहुत सारे और भी टैक्स देने पड़ते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अल्टीमेटली बताओ, टैक्स का सारा पैसा कौन दे रहा है? जनता ही तो दे रही है। टैक्स का सारा पैसा कौन दे रहा है? जनता दे रही है। भाई पादरी वर्ग है कितने? चर्च में कितने लोग काम करेंगे? बहुत कम लोग काम होंगे। और चर्च होंगे कितने? बहुत कम होंगे। और कुलीन वर्ग वो तो राजा के रिश्तेदार हैं, वो तो राजा ही है, राजा के रिश्तेदार राजा ही हो गए। तो टैक्स कौन भर रहा है? टैक्स बेचारे भर रहे हैं आम लोग, मेरे और तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी, ये टैक्स भर रहे हैं बेटा, ये टैक्स भर रहे हैं तीसरे स्टेट के लोग। सारा बोझ बेचारे इन पे डाल दिया। वापिस वहीं पहुंचते हैं। तो राजा के पास 12 अरब का कर्जा चढ़ गया। अब राजा परेशान, इधर से उधर घूम रहा है, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, मैं टैक्स कहां से लाऊं? ठीक है, इधर हम पढ़ते हैं जीने का संघर्ष। उधर राजा घूम रहा है, एक सीन वो चल रहा है, एक सीन मूवी वो चल रहा है, राजा इधर से उधर घूम रहा है महल के अंदर कि मैं कहां से लाऊं, मैं पैसा कहां से लाऊं, मैं पैसा कहां से लाऊं। और इधर हम शहर को दिखा रहे हैं कि इधर क्या चल रहा है। तो फ्रांस की जनता, फ्रांस की जो टोटल जनसंख्या थी वो 1715 में तो केवल 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 आते आते थे उसकी जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई, यानी 50 लाख लोग और आगे। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई। अब लोग तो बहुत ज्यादा हो गए, पहले 2.3 करोड़ लोग थे, अब 2.8 करोड़ लोग हो गए। तो लोग तो बहुत ज्यादा हो गए, तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो अधिकांश लोगों के पास मुख्य खाद्य पावरोटी थी। लोग अधिकतर पावरोटी खा के जिंदा, वैसे भी आज भी शहर जाओगे ना, आप आज भी आप विदेश जाओगे, वहां लोग पावरोटी से बनी हुई चीज बहुत खाते हैं। बर्गर, पिज्जा, ये क्या है? विदेशों के खाने हैं बेटा, ये विदेशों में अधिक खाई जाती है, क्योंकि वो लोग पावरोटी खाते हैं, अधिकतर ये सब चीजें खाते हैं वो। तो अधिकतर मुख्य खाद्य जो था वो पावरोटी थी, जिसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। भाई पॉपुलेशन बढ़ गई ना, 2.3 से 2.3 करोड़ थी, अब 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, अब चीजों की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो पाव रोटी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको पता है एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि पाव रोटी की कीमत बढ़ने लगी। तो आंसर ये दोगे कि इसकी जनसंख्या 2.3 से 2.8 करोड़ हो गई, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ गई, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। ठीक है,
अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। पैसा इतना नहीं बढ़ रहा था, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती गई, अमीर और अमीर होता गया और गरीब बेचारा और गरीब होता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाते। अब मान लो कभी सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, तो फसल तो बर्बाद हो गया। अब फसल बर्बाद होगी तो रोटी कहां से आएगा? तो इससे रोजी रोटी की संकट पैदा हो जाती थी। तो जब बच्चों सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते थे तो पैदावार नष्ट हो जाती थी, फसल नष्ट हो जाती थी, इसमें रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाती थी, लोग भूखे मरने लग जाते थे। ये आप सेकंड पॉइंट याद करोगे। हेडिंग क्या डालोगे आप? जीने का संघर्ष। इसमें आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है बेटा, रोटी की कीमत बढ़ गई और दूसरा, अगर फसल बर्बाद हो जाती थी तो लोग भूखे भी मरने लग जाते थे। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे, यानी बहुत लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिलता था उस समय जब राजा का शासन था। ठीक है बच्चों, चलिए उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। ये पढ़ेंगे, हम याद नहीं करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं हम इसमें है क्या। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी टैक्स बढ़ा था तो किसान विद्रोह कर चुके थे पहले भी, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। अब ना तो उन पे पैसा थे, ना उन पे अधिकार थे कि वो राजा के खिलाफ कुछ बोल पाए। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित थे। लेकिन तीसरे स्टेट में भी तो कुछ लोग थे ना जो समृद्ध थे, जो पैसे वाले थे और जो शिक्षित थे। उन्होंने क्या करा? आवाज, नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। उन्होंने आवाज उठाने शुरू करे कि भाई ये क्या हो रहा है देश में, भाई ये हो क्या रहा है देश में। तो 18वीं सदी में एक राजा, अच्छा बताओ राजा क्या कर रहा है? आपको याद है राजा क्या कर रहा है? राजा महल में इधर उधर घूम रहा है, वो सीन चल रहा है अलग। मूवी में वो सीन अलग चल रहा है कि राजा महल के अंदर इधर उधर घूम रहा है। क्यों? पैसा, 12 महीने का कर्जा नहीं चला, तो राजा अभी भी घूम रहा है उसके अंदर कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं पैसा कहां से लाऊं। और जनता बेचारी इधर पागल हो रही है कि भैया कीमतें बढ़ रही है, हम क्या कहां से खाएं। तो तीसरे स्टेट के जो पैसे वाले लोग थे ना और जो शिक्षित लोग थे, समृद्ध और शिक्षित, उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी कि भाई देश में क्या हो रहा है, ये कीमतें बढ़ती जा रही है, भाई क्या बात है, लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैसले समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। मतलब वो लोग थे जिन पे संपत्ति थी, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीदते थे, पैसे वाले लोग खरीदते थे, तो वो लोग उनके संपर्क में आए। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा यानी जो सिविल सर्विस होते थे, आईएएस वगैरह, वो वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे स्टेट में तो ये लोग भी थे ना, तीसरे स्टेट के अंदर तो वो भी थे ना प्रशासनिक सेवा करने वाले, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह। हम इंडिया में आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, विदेशों में इसको प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। वैसे हिंदी वर्जन भी इसका आईएएस वगैरह का प्रशासनिक सेवा ही होता है बेटा। तो वकील वगैरह थे, वो भी तीसरे स्टेट में आते थे। तो ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई तुमने पहले स्टेट वालों को छूट दे रखा है, दूसरे स्टेट वालों को लोगों को छूट दे रखा है, तो तीसरे स्टेट वालों को छूट क्यों नहीं दिया भाई तुमने? ये लोग सवाल करने लगे, किससे? राजा से। ये लोग सवाल करने लगे बेटा राजा से कि भाई एक बात बताओ, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये बताओ, आंसर दो राजा जी। प्रथम स्टेट को छूट है, सेकंड स्टेट को छूट है, टैक्स हम भर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत या आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेआ जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। ये कौन है सर जी? ये जॉन लॉक कौन है और जेआ जाक रूसो कौन है सर जी? दे आर द फिलोसफर। जैसे इंडिया के फिलोसफर, बहुत बड़े फिलोसफर का नाम बताओ। तो महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी फिलोसफर हैं हमारे बहुत बड़े, जिनके कहीं भी बात पे लाखों लोग खड़े हो जाते थे एक बार में। हमारे लिए जो महात्मा गांधी जी थे वो कौन थे? वो फिलोसफर थे। वो एक बार कोई आंदोलन शुरू करते थे, लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते थे कि गांधी जी ने बात कही है, चलो जी शुरू हो गए। और कौन थे और फिलोसफर? सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, हमारे फिलोसफर हो गए, है ना। तो जिनकी बातों को हम फॉलो करते हैं वो हमारे एक तरह से फिलोसफर हैं। ऐसे ही वहां के फिलोसफर थे जॉन लॉक और दूसरा नाम था रूसो। बस रूसो याद रखो, जॉन लॉक और रूसो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, ये फिलोसफर थे। ठीक है बेटा। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो येलो कलर आ गया ना, येलो कलर आ गया,
जॉन लॉक ने किताब लिखी उस समय, उस बुक का नाम आता है एग्जाम के अंदर कि जॉन लॉक ने जो किताब लिखी थी उस बुक का क्या नाम है? तो बेटा उस बुक का नाम है टू टीटॉयजेस ऑफ गवर्नमेंट। दोबारा बोलो, टू टीटॉयजेस ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द नेम ऑफ ए बुक। ये किताब का नाम है। किसने लिखी? जॉन लॉक ने लिखी। जॉन लॉक ने किताब लिखी, उसका नाम था टू टीटॉयजेस ऑफ गवर्नमेंट। और बहुत 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 ज्यादा एग्जाम में आता है कि जॉन लॉक द्वारा लिखी हुई किताब का नाम बताओ, तो टू टीटॉयजेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने क्या लिखा? क्या लिखा भाई उन्होंने लिखा, लॉक ने ये लिखा कि राजा के जो दैवी और निरंकुश अधिकार हैं, जो राजा के पास इतने सारे अधिकार हैं, इसके सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने मना किया, नहीं ये गलत है, राजा के पास इतने अधिकार तो नहीं होने चाहिए। किसने? अच्छा एक बताओ, जॉन लॉक ने कौन सी किताब लिखी? तो टू टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी, ठीक है। और इस किताब में उन्होंने क्या लिखी? इस किताब में उन्होंने ये लिखा ओवरऑल कि राजा के पास जो देवी, देवी मतलब भगवान जैसी, और निरंकुश यानी कि कोई अंकुश नहीं लगा सकता उसके ऊपर, इतने जो अधिकार है राजा के ऊपर, वो नहीं होने चाहिए। उसका खंडन किया, मना किया कि भाई ये चीज तो गलत है, इतने अधिकार थोड़ी होने चाहिए राजा के पास, ठीक है बेटा। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और जनता उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अब रूसो ने कौन सी किताब लिखी? क्वेश्चन आता है। तो रूसो की किताब का नाम अभी आगे आएगा, अभी चैप्टर में चलोगे ना, रूसो की किताब का भी नाम आएगा। तीसरे फिलोसोफर आपको नाम याद रखना है मोंटेरेस्क्यू। क्या नाम रखोगे? मोंटेरेस्क्यू। मोंटेरेस्क्यू ये तीसरे फिलोसोफर हैं। उन्होंने किताब लिखी बेटा, उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये किताब का नाम है बच्चों, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मेरे साथ बोलो, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। बोलो दोबारा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मोंटेरेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी बेटा, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये? क्योंकि एग्जाम में आता है। और क्यों बता, येलो कलर से हाईलाइट है, क्यों हाईलाइट कर रखा है? क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मोंटेरेस्क्यू ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर जितने भी काम होते हैं उसको तीन हिस्सों में बांट दो, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। कुछ वर्ड याद आ रहे हैं आपको? यह आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था बेटा। आज भी जो भारत का शासन है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों शब्द कहां से आए? ये तीनों शब्द इस किताब से आए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और ये किन्होंने लिखी? मोंटेरेस्क्यू ने। तो अल्टीमेटली भारत भी तो इनको फॉलो कर रहा है ना, हम भी तो इनको फॉलो कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, हम भी तो इनको फॉलो कर रहे हैं ना बेटा अल्टीमेटली। और जैसे हम फॉलो कर रहे हैं वैसे बाकी देश, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनको फॉलो करता है। तो मोंटेरेस्क्यू ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में उन्होंने कहा सरकार के अंदर कामों को बांट दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में 3 हिस्सों में कर दो, खत्म काम। क्लियर हो गया? ये मोंटेरेस्क्यू के बारे में याद कर लो। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मोंटेरेस्क्यू ने कौन सी किताब लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में उन्होंने क्या कहा था कि सरकार के काम को 3 हिस्सों में बांटो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्लियर हो गया बेटा? मैंने कहा ना, बहुत आप समझते जाओ चीजों को, आप फिर वीडियो से हट नहीं पाओगे, कहोगे यार पूरा अब समझ ही लेता हूं मैं। जो वीडियो को पूरा देखेगा मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, जो बीच में छोड़ जाएगा भैया उसको नमस्ते, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये जिसने पूरा समझ लिया, गारंटी देता हूं एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे एग्जाम में। सिर्फ एग्जाम में नहीं, भविष्य के लिए किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आंसर दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेश में ब्रिटेन को खुद को आजाद कराया, अभी याद है ना शुरू में 13 उपनिवेश आजाद हुए थे ना, तो उन्होंने भी इसी मॉडल को अपनाया था। कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाले मॉडल को अपनाया था। तो फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। उन्होंने देखा, जो लोग थे उन्होंने देखा यार अमेरिका आजाद हुआ तो इन्होंने तो यही मॉडल अपनाया, ये हमारा राजा क्यों नहीं अपना रहा? ये मॉडल हमारे राजा को भी अपनाना चाहिए मॉडल। लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये चीज याद नहीं करनी है आपको, याद केवल येलो कलर वाली करनी है बेटा, हाईलाइटेड वाली। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हौसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ, लोगों में आपस में बहस होता गया। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ जाए, मतलब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे अखबार को ताकि अनपढ़ लोग भी समझ जाए कि क्या कह रहे हैं। इसी लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चा को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। क्या हुआ? राजा क्या कर रहा था बताओ? लुई 16 अब तक क्या, फिर से याद करो, लुई 16 क्या कर रहा है? वो तो बेचारा महल में घूम रहा है, वो राजा तो कुछ नहीं कर रहा, वो बस टेंशन में घूम रहा है कि मैं 12 अरब लिबड़े कहां से लाऊं। भैया वीडियो देखने वाले भैया, मैं कहां से लाऊं 12 अरब लिबड़े, कहां से लाऊं मैं? वो टेंशन में आ रहा है, वो घूम रहा है बेचारा। लोगों पे ये खबर फैल गई, क्या
कि यही भाई राजा ना टैक्स बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस पे 12 अरब लिब्रे का कर्जा है। और लोग गुस्से में हो गए, या यहां तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, यहां तो खाना नहीं मिल रहा, वो टैक्स बढ़ाने वाला है। अच्छा, ये तो गलत बात है, ये तो गलत हो रहा है भाई। तो आगे क्या हुआ? अब होगी क्रांति की शुरुआत, हो गई क्रांति की। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, वेब सीरीज पार्ट 1 आपका खत्म होता है। अब वेब सीरीज पार्ट 2 स्टार्ट होता है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है बेटा, ये हम याद नहीं करेंगे, याद हम केवल ये वाला पॉइंट करेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। पिछले भाग में आपने देखा, जैसे आता है रिकैप आता है, मूवी वगैरह देखते हो, रिकैप वगैरह आता है, तो पिछले भाग में आपने देखा कि किन कारणों से लुई 16 को कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे किया गया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के लिए प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि राजा बोल देता कि भैया हेलो सुनो टैक्स बढ़ा दो और टैक्स बढ़ जाता, ऐसा नहीं था। राजा को बैठक बुलानी पड़ती थी। किसकी बैठक? स्टेट जनरल की बैठक। स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, और वो स्टेट जनरल के जो अधिकतर लोग थे, अगर वो सहमत होते तो ही टैक्स बढ़ाया जा सकता था। और स्टेट जनरल क्या है सर जी? तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसपे तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट मतलब प्रथम स्टेट के जो चुने हुए लोग थे वो भी जाते थे, द्वितीय स्टेट के लोग जो चुने हुए थे वो भी जाते थे, तीसरे स्टेट के जो चुने हुए लोग थे वो भी। सारे थोड़ी पहुंच जाएंगे, सारे पादरी थोड़ी पहुंच जाएंगे, चुने हुए पादरी पहुंचेंगे। ऐसे सेकंड स्टेट के चुने हुए लोग पहुंचेंगे, थर्ड स्टेट के चुने हुए लोग पहुंचेंगे राजा के पास। वो राजा कहेगा कि भाई मुझे टैक्स बढ़ाना है। अगर वो लोग मान जाएंगे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ेगा, वरना टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो राजा ने बैठक बुलाई, ठीक है बेटा, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, जिसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। तो राजा ने बैठक बुला ली, आ जाओ भैया, भैया आ जाओ, हमें तो टैक्स बढ़ाना है। तो चलिए टैक्स बढ़ाते हैं। तो चलिए बैठक में क्या हुआ ये समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789, बेटा यही वो डेट है, यही वो डेट है बच्चे, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे समोसे, ये वही डेट है जिस दिन आंदोलन स्टार्टिंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आंदोलन स्टार्ट हुआ। लुई 16 भी सोचता होगा मैंने क्यों बैठक बुलाई, मैंने बैठक बुलाई क्यों, नहीं बुलाता ज्यादा अच्छा था। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स को बढ़ाने के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अभी मैंने बताया था ना, स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ेगी तभी टैक्स बढ़ेगा। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई कि भाई आ जाओ सब, हमें ना टैक्स बढ़ाना है। तो आगे सारे प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसराय के आलीशान भवन को सजाया गया। सेकंड पॉइंट, पहले और दूसरे स्टेट के इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे। पहले स्टेट से 300 लोग आए, दूसरे स्टेट से भी 300 लोग आए और आमने सामने की कतारों में बैठ गए। जबकि तीसरे स्टेट, क्योंकि तीसरे स्टेट में बहुत ज्यादा लोग थे भाई, प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी बहुत कम, कितने चर्च होंगे आप खुद सोचो ना। सेकंड स्टेट में कौन थे? कुलीन यानी राजा के परिवार वाले, वो भी ज्यादा नहीं होंगे। तीसरे स्टेट तो उसमें तो सारे ही आते थे, पूरा देश ही उसी में आता था। तो तीसरे स्टेट में ज्यादा प्रतिनिधि थे, तो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो गए। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? 5 मई 1789 को बैठक बुलाई गई, यानी राजा जो महल में घूम रहा था ना, उसे आइडिया आ गया, ओहो आइडिया बच पड़ा उसके कि मैं मीटिंग बुला लेता हूं और टैक्स बढ़ा दूंगा। मैं मीटिंग बुलाता हूं, टैक्स बढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है मुझे, टैक्स से आ जाएगा पैसा। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई उसने। बैठक में आए लोग, कौन कौन से लोग आए? 300 पहले स्टेट के प्रतिनिधि, 300 दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि और 600 तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि। 300 जो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट के, वो आमने सामने बैठ गए कुर्सी पे, और जो तीसरे स्टेट के 600 थे, 300 एक तरफ खड़े हो गए कुर्सी के पीछे और 300 एक तरफ खड़े हो गए कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था, आना मना था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों को भी रखा गया, है ना, सूची बनाई गई जिससे प्रतिनिधि उसके साथ लेकर आए थे। आइए जी, तीसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है बेटा, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये थर्ड पॉइंट है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। एक मत क्या होता है? यानी प्रत्येक स्टेट, प्रथम स्टेट एक वोट दे सकता है, यानी 300 लोग 300 वोट नहीं देंगे, 300 में से अधिकतर लोग जो कहेंगे वो एक वोट माना जाएगा। ऐसे ही दूसरे स्टेट का एक वोट हो गया और तीसरे स्टेट का एक वोट हो गया। एक वोट माना जाएगा पूरे पहले स्टेट का,
एक वोट माना जाएगा पूरे दूसरे स्टेट का और एक वोट माना जाएगा पूरे तीसरे स्टेट का। तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को केवल एक वोट देने का ही अधिकार था। ठीक है, हर स्टेट एक ही वोट दे सकता था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध था। भाई राजा तो मजबूर है, वो कहेगा भाई जो चला रहा है वही चलाओगे ना, कुछ नया थोड़ी लाओगे। परंतु तीसरे स्टेट वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी, नहीं नहीं राजा साहब इस बार ऐसा नहीं चलेगा, अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराओ, इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराओ, यानी हर एक किसी को एक वोट डालने दो, इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। राजा साहब अब तक जो चलता आ रहा था वो चलता आ रहा था, अब वो हालात वो नहीं है। ऐसी बात हुई होगी नहीं, मैं आपको बस बात बता रहा हूं, ऐसी बात हुई होगी। अब हर एक सदस्य को बोलो एक वोट डालेगा, और जो सदस्य कहेंगे ज्यादा कहेंगे टैक्स बढ़ाने के तो बढ़ा देना, अगर कम लोग कहेंगे टैक्स बढ़ाने को तो मत बढ़ाना। ठीक है, हर किसी को बोला गया एक वोट दो। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, चुपके से पूछ रहा हूं तुमसे, एक बात बताओ, तीसरे स्टेट के 600 लोग हैं, अगर 600 लोग कहेंगे टैक्स नहीं बढ़ाओ, क्योंकि टैक्स कौन भर रहा है, आप बताओ टैक्स कौन भर रहा है, तीसरे लोग के, तीसरे स्टेट के लोग। तो तीसरे स्टेट के लोग क्यों कहेंगे भाई टैक्स बढ़ाओ, वो तो टैक्स भर रहे हैं। तीसरे स्टेट के जो मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो थोड़ी कहेंगे टैक्स बढ़ाओ, वो तो टैक्स भर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक एक वोट दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक एक वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे, भाई 600 तो हमारे ही वोट हो गए, और ये जो बैठे हुए प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के लोग, एक आध वोट तो इनमें से मिल ही जाएगा, हमारे दोस्त है, चहीते हमारे, एक दो वोट तो हम इनसे भी ले लेंगे, तो हम जीत जाएंगे ऐसा। तो उनका एक एक वोट कराओ, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। हालांकि ये लोकतांत्रिक तरीका तो यही है, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो आ गया, रूसो देखो आ गया रूसो, मैंने क्या कहा था आएगा, नाम इसका आएगा, भाई साहब आ गया। रूसो ने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है, जिसे रूसो ने लिखा था। इसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, इसे आप अलग से साइड में लिख लेना कहीं पर, इसे आप अलग से कहीं पर साइड में लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में साइड में कहीं से लिख लेना कि रूसो ने कौन सी, क्योंकि अभी स्टोरी चल रहा है, अभी स्टोरी चल रहा है, रूसो भाई साहब बीच में आ गए, भले ही इनकी कहानी हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है, ये बाद में जानेंगे इनकी कहानी, इसे साइड में कहीं लिख लेना, अभी मेन काम जो चल रहा है वो कहानी चल रही है। तो रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि हर किसी को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि भाई हर किसी को एक वोट दो, क्योंकि रूसो भी ऐसा कह रहे हैं, हम तो फिलोसफर है, हम तो सब उनकी बात मानते हैं। अगला पॉइंट, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, एक बात बताओ, राजा का तो टैक्स बढ़ाना था ना, पैसा कहां से आएगा भाई, 12 अरब लिब्रे कैसे लाएगा, टैक्स नहीं बढ़ाएगा तो सम्राट ने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो सभा से बाहर पहुंच गए गुस्से में कि राजा ने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है हम देख लेंगे, हम जा रहे हैं यहां से। ठीक है बेटा, 20 जून को बैठक को बुलाई जाती को 5 मई, ये ध्यान से देखो, बैठक बुलाई गई थी 5 मई को, आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला, बैठक बुलाई गई 5 मई को, 5 मई को गर्मा गर्मी हुई, बहस बहस हुई और सब घर चले गए अपने। आखिरकार 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कहां जमा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट जगह है बहुत बड़ी, वहां इकट्ठा हुए 20 जून को, सारे इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उस दिन उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं, अब हमारी बात मानी जाएगी। अब तुमको कैसा कैसा, राजा तो अभी जिंदा है भाई। एक बात बताओ, जब अधिकतर लोग, देश के अधिकतर लोग एक तरफ हो जाएंगे तो राजा अकेला किस पे राज करेगा। तो 20 जून को सारे इकट्ठा हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में, और वहां पे डिसाइड हुआ कि अब हम नेशनल असेंबली हैं, और शपथ ली, ये अब याद आप यहीं तक करोगे, ठीक है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को हम कम करने नहीं कर देंगे, संविधान तैयार नहीं किया, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, यानी रोज मीटिंग होगी। अब 20 जून को सबने कसम खा ली कि अब रोज मीटिंग होगी, हम सब रोज यहां आएंगे, हम नया संविधान लिखेंगे, और जब तक राजा की शक्तियों को कम नहीं करेंगे यह असेंबली भंग नहीं होगी, हम सब रोज आएंगे। इनका नेता कौन था तीसरे स्टेट का, इनका नेता था मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये इनका नेता था बेटा, मिराबियो और आबेसिये इनका नेता था। किसका, तीसरे स्टेट का। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई तीसरे स्टेट के लोग जो थे उनके नेता कौन था, तो इसका नेतृत्व थे मिराबियो और आबेसिये।
मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार से था, ये राजा के परिवार रिश्तेदारों में ही था, लेकिन रिश्तेदार तो ये पता है ना, रिश्तेदार तो है, तुम भी जानते होगे सारी बातें। तो कुलीन परिवार में था, लेकिन वह समानती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। वो इस बात से सहमत था कि हाँ भाई, राजा के पास सारे अधिकार नहीं होने चाहिए। उसने एक पत्रिका निकाली थी और वायसराय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबे सिए ने, अब इसको भी आप साइड में लिखोगे बेटा, ये कहानी चली है, बीच में जो आ रहा है ना बुक के नाम, ये जरूर याद कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बुकों के नाम बहुत जाते हैं, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। तो आबे सिए एक पादरी था, ये देखो प्रथम स्टेट से था। आबे सिए देखो, आबे सिए था ना, आबे सिए, ये आबे सिए ये तो प्रथम स्टेट से था, और मिराबियो झा ये दूसरे स्टेट से था, और दोनों ही नेतृत्व कर रहे थे किसका? तीसरे स्टेट का। बताओ कितना इंटरेस्टिंग चीज है। आबे कौन था? तो प्रथम स्टेट से। मिराबियो कौन था? दूसरे स्टेट से। और ये किसकी अध्यक्षता कर रहे थे? तो तीसरे स्टेट के लोगों का अध्यक्षता कर रहे थे ये लोग, उनको भड़का रहे थे, और कि तुम सही कह रहे हो भाई तुम सही कह रहे हो, राजा की शक्तियां नहीं होनी जितनी ज्यादा। तो आबे सिए जो था वो पादरी था, और उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था तीसरा स्टेट क्या है, ये उनकी बुक का नाम है। शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी, उनकी किताब का नाम है। क्या नाम है किताब का? तीसरा स्टेट क्या है। क्या नाम है किताब का? तीसरा स्टेट क्या है। किसने लिखी? आबे सिए ने। आबे सिए कौन थे? पादरी थे, यानी प्रथम स्टेट के व्यक्ति थे। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, मैं इसे येलो हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है, येलो हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप इसे याद कर सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इसे साइड में लिखना, क्योंकि कहानी अभी यहां चल रही है, कहानी अभी ये वाली चल रही है बेटा, कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ये किताब के नाम अब साइड में कहीं कॉपी की छत पे लिख लेना, कॉपी की छत वगैरह होती है, छोटी सी जगह होती है, उस पर लिख लेना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, पूरे फ्रांस में आंदोलन छिड़ गया। लोग गुस्से में आ गए कि राजा ने हमारे प्रतिनिधि को बेइज्जती करी, टैक्स बढ़ाने वाला राजा, ये राजा टैक्स बढ़ाएगा। तो पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलित हो रहा था। तो बच्चों, बेटा सोना, अगर आपके एग्जाम में यह आए बेटा कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो इसका आंसर ये सब आएंगे कि राजा ने 5 मई 1789 को बैठक बुलाई, 300 प्रथम स्टेट से, 300 द्वितीय स्टेट से, 600 तृतीय स्टेट से लोग आए। राजा ने कहा टैक्स बढ़ाना है। तो जनरल स्टेट जनरल में सबकी एक वोट होती थी, लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा नहीं, हर किसी को एक वोट डालो। तो उन्होंने मना कर दिया, राजा ने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग गुस्से में चले गए। 20 जून को वो इकट्ठा हुए, उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उनका नेतृत्व तो मिराबियो और आबे सिए कर रहा था। और जैसी लोगों को बात पता लगी तो पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलित हो गया, पूरे शहर में आंदोलन फैल चुका था। ठीक है बेटा, केवल आपको यहां तक याद करना है कि फ्रांस के आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। हम पढ़ेंगे ये सब भी, बट याद हम केवल यही करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाउडर की कीमत बहुत आसमान छू गई। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी करने लगे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, जो शुरू में आपने पढ़ा था। स्टार्ट याद करो, अब समझ में आया वो स्टार्टिंग कहां से हुई थी? अब समझ में आया स्टार्टिंग कहां से हुई थी? ये स्टार्टिंग में आया था ना कि सम्राट ने सेना को बोला था कि जाओ शहर में जाओ। वो अफवाह जो फैल गई थी और 14 जुलाई को क्या हुआ था, बास्तिल पर धावा बोलकर नस्तनाबूद कर दिया, वो यहां से ली गई थी बेटा। चैप्टर के बीच में से आपको लिया गया था और फ्लैशबैक करके आपको अब शुरू से समझा रहा है कि ये कहां से आया। अब समझ में आ गया कहानी बेटा। देहाती इलाकाओं में गांव या अफवाह फैल गई कि कारीगरों की मालिकों ने भीड़ भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय और आतंक होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया। ये बता रहा है कि मतलब लड़ाई के यार एक बात, लड़ाई के दौरान तो कुछ ऐसा तो होगा नहीं, प्यार मोहब्बत की बात तो होगी नहीं। जब लड़ाई हो गई, क्रांति फैल गई, तो कोई प्यार मोहब्बत की बात तो करेगा नहीं। लड़ाई होगी तो यही सब होगा। तो लूटपाट शुरू हो गई और दस्तावेज जला वला दिए, है ना। कुलीन वर्ग की संख्या में कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। जो डर के जो पैसे वाले थे भाग गए। बहुतों ने अपने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब इसी को समझो। जब उन्होंने लुई 16 ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, भाई ये मामला तो गड़बड़ हो गया, लोग ज्यादा ही भड़क गए, तो उसने क्या करा, उसने मान्यता दे दी कि ठीक है यार जो है ठीक है, कम से कम जान तो बचेगी। तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। यानी अब जो संविधान जो डिसाइड करेगी
मैं उसे मानूंगा। राजा ने मान लिया और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी पूरे देश से राजा का शासन खत्म कर दिया गया बेटा। राजा का शासन खत्म कर दिया गया बेटा 4 अगस्त 1789 को। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विश्वास कर दिया गया। पादरियों से कहा गया, भाई साहब बहुत आपने मजे ले लिए, अब आपके जितने भी चर्च के जमीन वगैरह हैं वो सब सरकार की है। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। वो था ना टाइद, आपको समझाया था टाइद, धार्मिक कर टाइद बताया था, वो समाप्त कर दिए गए। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जितने भी जमीन थी ना चर्च के पास, वो जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबड़े की सीमांत संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। देखो कितना, 20 अरब लिबड़े का पैसा सरकार के पास आ गई। और चाहिए कितना, 12 अरब लिबड़े कर्जा उतारने के लिए, तो कर्जा भी उतर गया और 8 अरब लिबड़े बच गया। क्या समझ में आ गया बेटा? लेकिन हमें ये सब चीज याद नहीं करनी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अगर आप सिर्फ ट्रेलर समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहानी पूरी समझा रहा हूं। लेकिन याद करने वाली चीज मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट करके देता हूं। चलिए जी, अब टैक्स की समस्या खत्म, राजा के सर से टेंशन खत्म कि चलो भैया कुछ हुआ ना हो, टैक्स की मामला तो खत्म हो गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगला हेडिंग ये डालना आपको कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, पहले शब्द का मतलब समझो। संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है? राजा का शासन। तो जब राजा के शासन पर संविधान का कब्जा हो जाता है तो उसे संवैधानिक राजतंत्र बोलते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्या मतलब है कि अब राजा भी, राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजा पर अंकुश होगा, किसका? संविधान का। राजा पर नियंत्रण होगा संविधान का। राजा हर फैसला नहीं लेगा, संविधान जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग फैसला लेगा। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना? तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार के लिए संविधान लिख लिया और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों को सीमित करना, राजा की शक्तियों को कम करना। अभी आपने पढ़ा ना ऊपर कि राजा मान गया कि भाई ठीक है प्रभु, आप जो कहोगे मान लूंगा, क्योंकि भैया मुझे जान बचानी है, जान बचेगी तो लाखों उपाय होंगे मेरे पास, तो आप जो कहोगे मान लो। तो उसने नेशनल असेंबली को मान लिया था, आपको अभी बताया था मैंने। तो नेशनल असेंबली ने आखिरकार 1791 में क्या करा? संविधान लिख लिया। ठीक है, अब इस संविधान में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकरण होने के बजाय इन शक्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाएगा। यही बात मैंने आपको कहा था कि राजा की शक्तियों को खत्म कर दिया गया। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया बेटा, यानी फ्रांस जो राजा का शासन था उस पर संविधान का कब्जा हो गया। अब तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान लिख लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। और इस संविधान में लिखा गया कि अब एक व्यक्ति के पास सरकार नहीं होगी, इसको 3 हिस्सों बांटेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो आज भारत में चल रहा है वो यही तो चल रहा है सिस्टम। तो ये फ्रांस ने उस समय अपना लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक सारी बातें? आगे थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया कि अब जो कानून बनेगा वो नेशनल असेंबली बनाएगा। नेशनल असेंबली कौन था याद करो? जो तीसरे स्टेट के लोगों ने बनाया था। तीसरे स्टेट के लोगों ने बनाया था नेशनल असेंबली, टेनिस कोर्ट में, वो उसको बना दिया कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को दे दिया कि भाई तुम बनाओ कानून। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब नेशनल असेंबली के लोग कैसे चुने जाते थे? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। सर्वप्रथम जो नागरिक होते थे ना, आम लोग जो होते थे, वो निर्वाचित समूह का एक चुनाव करता था, मतलब वो नेता को चुनता था। जो सर्वप्रथम नागरिक जो होते हैं ना, आम लोग मेरे तुम्हारे जैसे, वो अपने नेता को चुनता था और वह नेता असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। वह नेता असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सुन लिया आपने क्या बोला? नेशनल असेंबली। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि नेशनल असेंबली के लोग कैसे चुने जाते थे? तो नेशनल असेंबली के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। सर्वप्रथम जो लोग थे ना, नागरिक मेरे तुम्हारे जैसे आम लोग, वो नेता चुनते थे। और वो नेता क्या करते थे? फिर अपने नेता को चुनते, नेता में से नेता चुनते थे। जो कौन बनता था? वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते थे, जो असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। अच्छा, सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था उस समय। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि नागरिक, तो नागरिक का ये मतलब ना समझो कि सभी वोट देंगे, नहीं, सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला शुरू में। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को, देखो पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, 25 से ज्यादा वर्ष के पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था जो कम से कम
3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका थे, जो कम से कम 3 दिन का टैक्स जरूर देते थे। कम से कम सरकार को इतना टैक्स जरूर देते थे कि वो पूरे साल के 3 दिन के मजदूरी के बराबर हो। केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला। समझ में आया बेटा? 1791 में संविधान बनाने का अधिकार किसको मिला? नेशनल असेंबली को मिला। अब नेशनल असेंबली के लोग कैसे चुने जाते थे? अब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। पहले नागरिक चुनते थे, कुछ लोगों को चुनते थे, फिर वो लोग नेशनल असेंबली के सदस्य चुनते थे। और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल 25 वर्ष से ज्यादा जिनकी एज होगी और जो पुरुष होंगे, महिलाओं को नहीं, वही वोट डाल सकते थे, जो कम से कम 3 दिन का टैक्स सरकार को देते थे। केवल उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अभी हम याद नहीं करेंगे लेकिन पढ़ेंगे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह निष्क्रिय का मतलब क्या है? वो कोई काम नहीं करते, टैक्स नहीं देते सरकार को। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, नेशनल असेंबली में जाना चाहते हो ना, तो आपको टैक्स में सबसे ऊपर होना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। जितना ज्यादा टैक्स दोगे आप उतना ज्यादा सदस्य बनने के योग्य होंगे। ठीक है बेटा? तो ये सब चीज याद नहीं करनी है आपको, बस आपको समझ लेना है। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा स्टोरी कि फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। यहां पे आपका दूसरा पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट अब खत्म होता है। अब हम करेंगे वेब सीरीज का थर्ड पार्ट स्टार्ट, कि देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या था। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है आपका थर्ड पार्ट, जो हम जानेंगे कि किस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का भी उन्मूलन हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? बेटा एक बात बताओ, आपने अगर अब तक आपने स्टोरी ध्यान से देखा होगा तो फ्रांस में पहले क्या था? राजा का शासन था, है ना? स्टार्टिंग में तो यही था ना कि भाई राजा का शासन था, राजा ही अकेला सब कुछ था। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने वहां एक संविधान बनाया जिसने राजा की शक्तियों को कंट्रोल करा। तो उसका नाम हमने दिया था संवैधानिक राजतंत्र। याद करो, पिछला हेडिंग तो यही था ना कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। संवैधानिक राजतंत्र का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब राजतंत्र पे यानी राजा पे संविधान का राज हो जाता है तो संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। अब फ्रांस में जो राजतंत्र था बिल्कुल ही खत्म हो गया, यानी राजा को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। इसमें आप पढ़ने वाले हो कि राजा को खत्म कर दिया गया, राजतंत्र खत्म हो गया। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हो जाएगा, यानी राजा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और गणतंत्र की स्थापना होगी, यानी लोगों का शासन स्टार्ट होगा। गणतंत्र मतलब, गण मतलब कौन होता है? जनता, जनता का शासन। ठीक है, तो पढ़ें आगे कैसे। यही तो मेन है, लड़ाई का मेन हिस्सा तो अब ये है। अब तक आपने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा अब तक तो आपने भाई। अब तक तो आपने ये पढ़ा, राजा था, बहुत अच्छी शादी वादी हो गई, बहुत बढ़िया कहानी चलती रही, टैक्स बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। मेन लड़ाई तो यहां होगी। ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार राजा को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। कैन यू बिलीव इट? क्या आप विश्वास कर सकते हो इस बात पर? एक देश के राजा को सरेआम सबके सामने फांसी दे दी गई। कितनी बड़ी घटना हो सकती है ये इतिहास के पन्नों में। हम कहते हैं इतिहास बोरिंग है, इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। अगर पढ़ा जाए तो खोज आता है इंसान इस चैप्टर के अंदर कि है क्या, ये क्या क्या, कितना बेहतरीन चैप्टर है ये। चलिए, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक रहा, राजा पागल नहीं है, वो राजा है। यद्यपि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है, मान लिया भाई मेरी शक्ति कम कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसका जो पड़ोसी देश है प्रशा, उसके राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। जो पड़ोसी देश के राजा है उससे उसकी चुपचाप बात भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं के से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। जो आस पड़ोस के जो राजा थे वो भी तो चिंता थे कि आज भाई इसके साथ हुआ है, कल तो ऐसे हमारे जो देश है कि नागरिक है, हमसे भी कर सकते हैं ऐसा। समझ रहे हो? अड़ोसी पड़ोसी के देश टेंशन में आ गए कि भाई आज बेचारे इसके साथ ऐसा हुआ है, कल को तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। तो सभी पड़ोसी देशों ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों ना हम फ्रांस की राजा की मदद करें, क्यों ना हम फ्रांस की राजा की मदद करें, सेना भेज देते हैं और ये जो लोग हैं इनको दबा देते हैं इनकी बातों को। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, काम खराब हो गया बेटा। जब तक ऐसा होता उससे पहले देखो क्या हो गया। पहला पॉइंट,
फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, ये हेडिंग डालना है, और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। या तो क्वेश्चन ये आएगा कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ, या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली जिसने देश का कानून बनाया था, उसने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पहले कि सेना इकट्ठी होती, इससे पहले ही फ्रांस का जो नेशनल असेंबली था, उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रशा जो इसकी मदद करना चाहती थी, और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कौन, जहां से राजकुमारी आई थी। अब ससुर जी बुरा नहीं मान जाएंगे, ससुर जी बुरा नहीं मानेंगे, उनके दामाद के साथ ऐसा हो रहा है कि दामाद की शक्तियों को कम कर दिया। तो ऑस्ट्रिया ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे। फ्रांस के बहुत सारे जो स्वयंसेवी थे खुद सेना में अपने आप भर्ती होने लगे, बिना सैलरी के जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे कि हम लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को यूरोप राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। अब जो लड़ाई थी वो ये लड़ाई नहीं थी कि राजा को हटाना है। अब लड़ाई किसके बीच हो गई कि हमें कुलीनों से आजादी चाहिए, राजाओं से हमें आजादी चाहिए। तो आम जनता जो थी वो भर्ती होने लगे सेनाओं में, क्योंकि वो राजा से मुक्ति चाहते थे। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, गाने थे, उनमें कवि रॉजेट डी लाइल, ये कवि का नाम है बेटा। कवि कौन थे? रॉजेट डी लाइल, बहुत फेमस कवि हैं, बहुत फेमस कवि जिसे बोलते हैं रॉजेट डी लाइल। उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था मार्शले। तो जब वो जा रहे थे, ये लोग जब लड़ाई के लिए जा रहे थे, किससे लड़ाई करने के लिए? प्रशा और ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए। तो ये उनके होठों पर देशभक्ति के गाने थे। उन गानों में एक कविता थी रॉजेट डी लाइल की, जिसको हम मार्शले बोलते हैं। मार्शले नाम था, जैसे कविता का नाम होता है ना आपके सिलेबस में, द रोड इज नॉट टेकन, द विंड, अभी मैंने आपको उस दिन पहले पढ़ाया था, है ना आपके सिलेबस में। ऐसे ही इस कविता का नाम था मार्शले। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया और अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है पता आपको? मार्शले। देखो बैठे बैठे हमने फ्रांस के बारे में कितना कुछ जान लिया। अभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन बनेगा करोड़पति आप सब ने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आया था अभी जो इसका 3rd या 4th सीजन था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है, और जो सामने व्यक्ति बैठे थे उनको अपने लाइफलाइन का यूज करना पड़ा ये बात जानने के लिए। तो बच्चों सब कुछ बुक में से ही आता है, दुनिया की सारे क्वेश्चन आपके बुक में से ही कवर होने हैं। अधिकतर जो चीजें आपसे देश में पूछी जाती है वो इन्हीं बुकों में से पूछी जाती है। एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं सबसे अच्छी किताब होती है। पढ़ाने वाला चाहिए और पढ़ने वाला चाहिए। अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाला अच्छा हो, एनसीईआरटी से बढ़िया मैं कहता हूं दुनिया की कोई किताब नहीं हो सकती। बहुत अच्छी किताब है, एक एक चीज बहुत अच्छे से देते हैं। तो 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को राजाओं और कुलीन के विरुद्ध जनता की लड़ाई के रूप में लिया। उनके होठों पर एक गाना था रॉजेट डी लाइल का, जिसका जो द्वारा रचित मार्शले था। यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब लड़ाई पहुंच गए। अब ध्यान सुना, अब आगे क्या हुआ। इसके बीच अब अधिकतर लोग तो लड़ाई पे चले गए, लड़ाई हो रही है वो, और लड़ाई पे चले गए, लड़ाई शुरू हो गई। किसके बीच लड़ाई हो गई? फ्रांस की लड़ाई शुरू हो गई। फ्रांस की लड़ाई शुरू हो गई किसके खिलाफ? प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। अब इधर देश में क्या चल रहा था? उधर तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई होने दो। अब इधर देश में क्या हो रहा है? तो देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैकोबिन क्लब। हेडिंग डालना बेटा, जैकोबिन क्लब, ये हेडिंग डाल लेना। और मैं कहता हूं मोस्ट जितनी बार लिख सको लिख देना जैकोबिन क्लब। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कि जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक लोगों ने, गरीब लोगों ने क्लब बनाया। क्लब मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक यूनियन बनाया, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका नाम रखा गया जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। कम समृद्ध मतलब बहुत गरीब लोग जो थे, कम समृद्ध वाले लोग, जैसे कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साल, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब जो गरीब थे वो उन सब ने मिलकर एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम रखा जैकोबिन क्लब। दूसरा पॉइंट, इनका मुखिया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मुखिया का नाम क्या था? बेटा हेडिंग क्या डालोगे? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इसका हेडिंग क्या डालोगे? अभी जो आपने ऊपर पढ़ा था, इसका हेडिंग क्या डालोगे?
इसका आप हेडिंग डालोगे, या तो हेडिंग डालो ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ, ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ फ्रांस का युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ फ्रांस का युद्ध, उसके बारे में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग आप ये डाल सकते हो। उसके आंसर ये 3 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट बन जाएंगे इसके। ठीक है बेटा, 5 पॉइंट बन जाएंगे। या मार्शले भी हेडिंग डाल सकते हो, मार्शले भी तो आ सकता है ना हेडिंग, मार्शले भी लिख सकते हो, तो ये 5 हेडिंग हो जाएंगे। इस वाले का हेडिंग डालोगे जैकोबिन क्लब। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो कम समृद्धि से आते थे, गरीब लोग इसके नेता थे। दूसरा पॉइंट, इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नेता कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, याद रहेगा आपको, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी जैकोबिन उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। उन्होंने अलग अलग कपड़े बनाए, अपने ड्रेस बनवा लिए, खुद का ड्रेस कोड बना लिया उन्होंने। जैसा आपका स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, वैसे ही उन्होंने ये वाले कपड़े डिसाइड करे। लंबी पतलून, लंबी पतलून मतलब नीचे तक पैंट होगा और धारीदार होंगे, नीचे तक धारीदार वाले पैंट। क्योंकि फ्रांस के अधिकतर लोग क्या करते थे, कपड़े घुटनों के ऊपर पहनते थे, अधिकतर कपड़े यहां तक पहनते थे। अधिकतर फ्रांस में लोग ऐसे कपड़े पहले पहनते थे। अभी भी आप विदेशियों को देखोगे फ्रांस वगैरह में, तो लोग ऐसे कपड़े पहनने ज्यादा पसंद करते हैं गर्मियों में, जब गर्मी पड़ती है। तो जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। उन्होंने अपने कपड़े डिसाइड करे कि भैया हम इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, अलग दिखेंगे बाकियों से। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, जैकोबिन, देखो याद भी होता रहेगा आपको स्टोरी में। जैकोबिन क्लब का जो सदस्य थे वो कम समृद्ध वाले लोग थे, पहला पॉइंट। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। थर्ड पॉइंट, जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह लंबी पतलून वाले कपड़े पहनने का डिसाइड किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनेबल वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रिचेस, घुटन्ना वाले और कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए। ऐसा क्यों करा? जो लोग यहां तक के कपड़े पहनते थे उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि हम तुमसे डिफरेंट है और हम में यूनिटी है, ऐसा दिखाने के लिए। यह ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका प्रतीक था। वो बताना चाहते थे अब तुम्हारा समय गया, घुटने वालों अब तुम्हारा समय गया, अब हमारा समय शुरू हुआ है। बच्चों ये बताना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि कुलीन वर्ग अब हम तुमसे आजाद हैं, राजा को मानने वाले राजा के रिश्तेदारों अब हम तुमसे आजाद हैं। ये दिखाने के लिए, उनकी सत्ता की समाप्ति का ऐलान करने के लिए एक तरीका, एक सिंबल के तौर में इन्होंने अपना अलग ड्रेस बनाया। इन्होंने जैकोबिन क्लब ने, अभी खत्म नहीं हुआ जैकोबिन क्लब बेटा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। बिना घुटने वाले का मतलब क्या? इनके घुटने दिखाई नहीं देंगे भाई। जब आप जब पैंट है नीचे तक पहनोगे तो घुटने दिखाई नहीं देंगे ना आपके। इसलिए जैकोबिन के जो लोग थे उनको 100 कुलात बोला गया कि तुम 100 कुलात हो, यू आर 100 कुलात। 100 कुलात का मतलब है तुम बिना घुटने वाले हो, तुम्हारे घुटने दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट, 100 कुलात पुरुष, जो पुरुष थे वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। लाल रंग की टोपी पहनने का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। राजा, अगर तुम हमें आदेश भी दोगे ना तब भी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये पुरुष जो थे वो लाल रंग की टोपी पहनने लगे। ये था बेटा जैकोबिन क्लब के बारे में। क्या क्या पढ़ा आपने बच्चों 5 पॉइंट पढ़ा जैकोबिन क्लब के बारे में। एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं जैकोबिन क्लब के 5 पॉइंट। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो समाज के कम समृद्ध वाले लोग थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या करा, लंबी धारीदार जो कपड़े थे वो पहनना स्टार्ट किया। इनको 100 कुलात के नाम से जाना गया, इसलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष जो थे लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था कि अब हम स्वतंत्र हैं। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को स्वतंत्र रखा गया कि उनको अनुमति नहीं दी गई कि आप ऐसा नहीं करोगे, पुरुषों के लिए रूल लागू था। ठीक है, तो ये चीज हमें याद नहीं करनी। याद तो हमें, मैंने आपको क्या कहा था, केवल येलो कलर से जो हाईलाइटेड है केवल आपको ये याद करना, बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। महिलाओं को ये चीज आजादी नहीं थी। ठीक है, स्टोरी में हमने ये भी बता दिया, लेकिन याद हम ये करेंगे। ठीक है बेटा, आगे सन 1792 की नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वारिसों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 1792 आ चुका था। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि भाई गरीब तो है ये लोग,
ये लोग गरीब थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इनके पास और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो सीधी सी बात है ये हिंसक विद्रोह करने लगे, ये लड़ाई दंगे करने लगे। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा, ट्यूलेरिये मतलब ट्यूलेरिये का मतलब राजा का महल, राजा के महल पर हमला कर दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा के रक्षक उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, उनको उसको राजा को बंधक बना लिया। भाई साहब, राजा को ही बंधक बना लिया 10 अगस्त को। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया। नेशनल असेंबली ने जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि इनका यह मानना था तुम देशद्रोह कर रहे हो ना, तुम हो फ्रांस के राजा और तुम्हारा साथ दे रहा ऑस्ट्रिया, समझो इस बात को, तुम हो फ्रांस का राजा और तुम्हारा साथ दे रहा है ऑस्ट्रिया, साथ दे रहा है और प्रशा तुम्हारा साथ दे रहा है, जो हमारे दुश्मन है, तो तुम भी हमारे दुश्मन हुए क्योंकि तुम्हारा साथ दे रहा है। तो राजा के परिवार को ही जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए। नए चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको मतदान देने का अधिकार मिला। और केवल देखो पुरुषों को, महिलाओं को अभी भी मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सारी बातें। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई पर नाराज होकर एक हिंसक विद्रोह किया, योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने राजा के महल पर हमला कर दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक जितने भी पुरुष थे, चाहे उन पर संपत्ति हो या नहीं, टैक्स देते हो या नहीं देते हो, उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। आगे नवनिर्वाचित जो असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब जो नए नेता चुने गए ना, नए नेता चुने गए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट करने का अधिकार मिला, तो जो नए नेता चुने गए उनको बोला गया कन्वेंशन। क्या बोला गया? कन्वेंशन। जो नए नेता चुन के आए उनके लिए असेंबली बनी, उनको कन्वेंशन के नाम से दिया गया। और आखिर बच्चों 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। राजतंत्र का अंत कर दिया। कह दिया साफ क्लियरली कि अब राजा का शासन आज से खत्म हो गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। आपसे अगर पूछा जाए ना बेटा कि फ्रांस में राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, तो ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। फ्रांस में राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, तो ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, पेपर से पहले एक बार देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। या तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस में राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, तो भी आपको यही आंसर देना है। या आपके पेपर में पूछा जाए कि फ्रांस में गणतंत्र कैसे शुरू हुआ, भाई एक बात बताओ, एक चीज खत्म होगी तभी दूसरी चीज स्टार्ट होगी ना। राजतंत्र खत्म हुआ, गणतंत्र शुरू हुआ, ये देखो लिखा हुआ है। इसने राजतंत्र को खत्म कर दिया और गणतंत्र की घोषित कर दी। तो अगर पूछा जाए कि फ्रांस में राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, तो भी ये सारे पॉइंट आएंगे। और अगर पूछा जाए कि फ्रांस में गणतंत्र कैसे शुरू हुआ, एक चीज खत्म हो रही है एक चीज शुरू हो रही है, तो राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, तो भी ये सारे पॉइंट आएंगे। और फ्रांस में गणतंत्र कैसे शुरू हुआ, तो भी यही सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार अपने उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशागुणित राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखिए कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, राजा को जहां जहां खत्म कर दिया उन देशों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको राजा का मृत्यु, ये मेन पॉइंट है। राजा की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ उसके साथ। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह, मैंने अभी आपको बोला था, देशद्रोह मतलब क्या, देश से गद्दारी करने का आरोप लगा, विश्वासघात करने का आरोप लगा। क्यों? क्योंकि लुई 16 की मदद कौन कर रहा था, तो लुई 16 की मदद कर रहे थे प्रशा और ऑस्ट्रिया, और इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रांस के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने देखा यार हम इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा राजा इनके साथ दे रहा है, तो देशद्रोह हुआ ना। तो लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। और आखिरकार बच्चों 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। सार्वजनिक रूप से मतलब, सार्वजनिक रूप से मतलब सबके सामने फांसी दे दी गई राजा को। बताओ क्या सीन होगा वो, कि देश के राजा को लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दे दी गई। और जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ बेचारी। बताओ
रानी का भी बाद में यही हश्र हुआ, उसको भी फांसी दे दी गई। क्लियर हो गया बेटा। लुई 16 को न्यायालय ने देशद्रोह घोषित कर लिया, मौत की सजा सुनाई। 21 जनवरी को उन्हें प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड के में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और बाद में रानी के साथ भी ऐसा ही हश्र हुआ। ठीक है बेटा। यहां पर आपका राजतंत्र खत्म होता है और लोकतंत्र शुरू होता है। लोकतंत्र शुरू हो गया, सॉरी गणतंत्र शुरू होता है, गणतंत्र शुरू हो गया। बीच में आता है आतंक राज। अभी आतंक राज क्या है एक बात बताओ। अब राजा तो मर गया तो कोई तो राजा बनेगा, राजा तो मर गया, अब कोई तो देश चलाएगा ना। तो राजा को मारने में सबसे ज्यादा रोल किसका था? जैकोबिन क्लब का, क्योंकि उन्होंने ही विद्रोह किया था। चीजों को समझो, विद्रोह किसने किया था? जैकोबिन क्लब ने। तभी राजा के महल को घेरा था उन्होंने, उसके सैनिकों को भी मार दिया था, राजा को भी बंदी बना लिया था, तभी तो उसको जेल में डाला था। और जैकोबिन क्लब का मुखिया कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो नया राजा कौन बनेगा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बनेगा। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब राजा बना तो उसने जो कमाल की काम करे, वो ऐसा घटना करी, ऐसे आतंक मचा दिया उसने पूरे देश में कि वो 1 साल लोगों को देश में रहना भारी पड़ गया बेटा। इसलिए उसको बोलते हैं आतंक राज। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके एग्जाम में बार बार आता है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आतंक राज क्या है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, सन 1793 से 1794 यानी 1 साल के बीच के काल को आतंक युग के नाम से जाना जाता है, आतंक राज कहते हैं। क्योंकि रॉबेस्पियर, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, सख्त नीति, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दी उसने पूरे देश को। उसके हिसाब से जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, याद करो देश में क्या लागू हुआ था? गणतंत्र लागू हुआ था, क्योंकि राजतंत्र खत्म हुआ था। अभी मैंने आपको समझाया, देश में राजतंत्र खत्म हुआ, गणतंत्र लागू हुआ। तो उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के दुश्मन थे, जो भी गणतंत्र के दुश्मन थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर मुकदमा, जो भी गणतंत्र के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे जेल में डाल दिया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ा के, गिलोटीन एक मशीन का नाम है, गिलोटीन एक मशीन का नाम है बेटा, गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, यानी उसकी गर्दन काट दी जाती थी। सिर कलम कर दिया जाता था, उसकी गर्दन काट दी जाती थी। अगर न्यायालय उन्हें दोषी पाता कि ये दोषी हैं तो उनका सर जो है वो, गिलोटीन एक मशीन का नाम है, गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सर काट दिया जाता था। किसके खिलाफ? जो भी गणतंत्र के दुश्मन थे। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखोगे, इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा, डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटीन ने, इसलिए उसे गिलोटीन की मशीन बोलते थे। तो आपके एग्जाम में अगर बच्चों आतंक राज आए, अगर आपके एग्जाम में आतंक राज आए तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने कितने सारे पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट 1793 से 1794 की स्थिति को हम आतंक राज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। थर्ड पॉइंट, इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी दुश्मन थे उन पर गिरफ्तारी कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सर काट दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। तो बहुत पॉइंट है, 5 पॉइंट हो गए कम से कम। 1 2 फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 पॉइंट हो गए, बहुत है ना। 6 नंबर ज्यादा तो आता नहीं एग्जाम में। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने केवल गलत काम ही करे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने केवल गिलोटीन पर लोगों को सर को काटना ही शुरू करा, कुछ अच्छे काम भी करे उसने, ऐसी बात नहीं है। तो आपके एग्जाम में आता है रॉबेस्पियर द्वारा किया गया बदलाव। तो फिर से सुन लो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। रॉबेस्पियर सरकार द्वारा किया गया बदलाव, ये पहले हेडिंग डालना आपको कि रॉबेस्पियर सरकार ने कौन कौन से बदलाव करे। रॉबेस्पियर ने कौन कौन से बदलाव किए थे अपने समय में? उसने कुछ 1 साल में बहुत कुछ बदलाव भी किया। पहला पॉइंट, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, फिक्स कर दी रेट। किसकी रेट? कि मजदूरी कितनी होगी, उसकी कीमत, और वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, उसकी अधिकतम सीमा तय कर दी कि भाई इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते आप मजदूरों को, उनकी कीमत तय कर दी। गोश्त मतलब मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई।
राशनिंग का मतलब क्या है? राशनिंग मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, उसकी जो रेट है वो भी फिक्स कर दी गई। थर्ड, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। बाध्य मतलब मजबूर किया गया, किसानों को मजबूर किया गया ताकि वो जाएं और फिक्स रेट पर ही माल बेचें, अपने एक फिक्स रेट पर ही माल बेचें। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। जो महंगे आटे थे, जो ज्यादा कीमती थे, उन पर रोक लगा दी गई कि वो कोई नहीं खाएगा अब। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। महंगी रोटी, जो सस्ती रोटी थी ना, इसे बोलते हैं समता रोटी। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं, जो साबुत गेहूं से रोटी बनती थी, और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी, जो मतलब थोड़ा दानेदार मोटे रोटी बनेंगी उसमें, उसको खाना अनिवार्य कर दिया गया। अब यही खाओगे, जो सफेद आटा, महंगे वाला आटा ना, पैसे देकर खरीद लेते हो, वो नहीं खाएगा कोई भी। तो आपके एग्जाम में आएगा बेटा कि रॉबेस्पियर सरकार ने कौन कौन से बदलाव करे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रॉबेस्पियर सरकार ने कौन कौन से बदलाव करे। तो पहला पॉइंट लिखोगे, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। सेकंड, गोश्त यानी मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। थर्ड, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी के प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट लिखोगे कि रॉबेस्पियर ने क्या बदलाव किया था कि चर्चों को बंद कर दिया। चर्च को ही बंद कर दिया इसने, चर्च को बंद करा दिया, ठीक है, बंद कर दिया गया। और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च को बंद कर दिया गया और उसकी जगह उसको दफ्तर बना दिया, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर बना दिया उसे। चर्च को बंद कर दिया गया। तो ये बदलाव किसने करे? ये बदलाव किए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। ये सारे बदलाव मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया। क्लियर हो गया बेटा? तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कौन कौन से बदलाव करे, तो ये सारे बदलाव लिखने पड़ेंगे आपको। ये सभी 5-6 बदलाव, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के क्रांतिकारी बदलाव थे, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। आतंकराज यहीं तक था, खत्म हो गया आतंकराज। ये सभी पॉइंट आएंगे मैक्सिमिलियन द्वारा किए गए बदलाव। हाँ, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। आतंकराज में अगर कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा हो, 1-2 पॉइंट भूल गए, तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे, रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, डरने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। 1794 यानी 1 साल बाद ही न्यायालय ने किसी एक मामले में उसे दोषी ठहरा दिया और गिरफ्तार कर लिया गया उसे, और अगले दिन ही गिलोटीन पर उसे भी चढ़ा के उसका सर भी काट दिया गया। किसका? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का भी सर काट दिया। इमेज करो कि आप वहां खड़े हो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को पकड़ लिया गया, उसको गिलोटीन पर डाल दिया गया और उसका सर भी काट दिया गया। खत्म, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी खत्म हो गया। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? यहां तक सारी स्टोरी क्लियर हो गई। अब आएगा डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी क्या होता है, पहले सिंपल सा वर्ड समझ लो। अब लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है कि हम जब एक नेता चुनते हैं या एक नेता चुन रहे हैं या एक मंत्री चुन रहे हैं या एक राष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है, वो परेशान कर रहा है पूरे देश को। तो इन्होंने क्या करा, 5 कार्यपालिका चुना, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका चुनी, यानी ऐसी कार्यपालिका जिसके 5 सदस्य हो। या मैं इसको सिंपल भाषा में अगर बोलूं, मतलब समझने के लिए, पेपर में लिखना मत, सिंपल भाषा में इन्होंने 5 सदस्य वाले कार्यपालिका, यानी एक तरह से 5 राजा चुन लिए, अलग अलग 5 अलग अलग कमेटी राज्य चुन लिए उन्होंने, जिसका नाम रखा गया डायरेक्टरी। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाए डायरेक्टरी शासित फ्रांस, कि फ्रांस में डायरेक्टरी कैसे आया, डायरेक्टरी क्या था, डायरेक्टरी क्या था फ्रांस के अंदर, तो पढ़ते हैं और याद क्या करोगे, केवल येलो वाले, ठीक है, बाकी सिर्फ समझने के लिए। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, यानी जैकोबिन जब खत्म हो गया, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब सत्ता आ गई मध्य वर्ग के पास, यानी जो नीचे वाले, जैकोबिन किसका नेता था? सबसे नीचे जो थे, जो लोअर कैटेगरी में आते थे ना, जो थर्ड स्टेट में सबसे लोअर कैटेगरी में थे, जो गरीब लोग थे, जैकोबिन तो उन्हीं का था ना, तो उनका तो नेता मारा गया, वो खत्म हो गया। अब सत्ता जो आ गया वो मध्य वर्ग के पास आ गया। तो डायरेक्टरी कैसा आया? पहला पॉइंट, नए संविधान, अब फिर से नया संविधान लिखा गया, संविधान लिखते लिखते पागल हो चुके हैं। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब कहा गया, नए संविधान फिर से लिखा गया। अब जिसके पास जमीन नहीं थी ना बेटा,
उसको मना कर दिया गया भाई तुम वोट नहीं डालोगे, अब खत्म, क्योंकि तुम्हारा नेता मारा गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। अब 2 विधान परिषद, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, यानी 2 विधान परिषद चुने जाएंगे। 2 चुने, अब तक 1 थे, अब 2 विधान परिषद चुने जाएंगे। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका, अभी मैंने बोला ना, ऐसी कार्यपालिका बनाई जिसके 5 सदस्य थे, ऐसी कार्यपालिका बनाई जिसके 5 सदस्य थे, यानी एक तरह से सिंपल वर्डों में जानना चाहे तो 5 राष्ट्रपति थे, जिसको डायरेक्टरी बोला गया, को नियुक्त किया गया, यानी फ्रांस में डायरेक्टरी लागू किया। इस प्रावधान के जरिए, चलिए छोड़ो यहां पे आ जाओ, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। लेकिन जो डायरेक्टरी के सदस्य थे उनकी लड़ाई होती थी किसी बात विवाद को लेकर, किससे? विधान परिषद से। विधान परिषद कहता था ये कानून बनाओ, डायरेक्टरी कहता था नहीं हम तो ये नहीं बनाएंगे। विधान परिषद कहता था ये इस अधिकार का इस्तेमाल करो, डायरेक्टरी के लोग कहते थे हम तो नहीं करेंगे। तो विधान परिषद अक्सर कहता था यार ये क्या, डायरेक्टरी हटाओ इसे, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब क्या हुआ, आपस में लड़ने लगे। विधान परिषद डायरेक्टरी पर आरोप लगाता, डायरेक्टरी विधान परिषद पर आरोप लगता, डायरेक्टरी विधान परिषद पर आरोप लगाता, विधान परिषद डायरेक्टरी पर आरोप लगाता, ये आपस में लड़ने लगे। उस समय सैनिक का जो मुखिया था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उस समय सैनिक का जो हेड था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं राजा, क्यों ना मैं ही इन सबको हटा के मैं ही राजा बन जाऊं, मैं भी मौका क्यों छोड़ू भाई। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का रास्ता मिल गया इसको। बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्टरी क्या होती है या डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था, तो भी आप आंसर यही लिखोगे येलो कलर वाले। और अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, बहुत बार एग्जाम में, इवन जब मैं 9th में था मेरे भी आया था फर्स्ट टर्म में, कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ या क्यों हुआ, उदय कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ, तो भी आप आंसर यही लिखोगे। यही आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर भी नए संविधान के तहत, अब नया संविधान लिखा गया क्योंकि मैक्सिमम रोबोटेल को मार दिया गया। नए संविधान के तहत जो संपत्तिहीन तबके थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया, उनको वोट डालने से मना कर दिया गया। इस संविधान में 2 विधान परिषद चुने गए और इन विधान परिषदों ने 5 सदस्य वाली कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी बोला गया, इसको नियुक्त किया। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों होता था और जो विधान परिषद थे वो कहते थे इनको बर्खास्त करो। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इसमें 2 क्वेश्चन कवर होता है, या तो आपसे पूछेगा डायरेक्टरी शासित फ्रांस, या आप स्लैश करके लिख सकते हो, यहां स्लैश डाल के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, यह भी आप स्लैश करके लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्या यहां पे समझ में आ गया बेटा? पक्का। यहां पे आपका क्या होता है काम, थर्ड पार्ट खत्म होता है। आपका थर्ड जो है पार्ट वो इस चैप्टर का खत्म होता है। आपको सस्पेंस में छोड़ दिया, देखो लास्ट में सस्पेंस पे छोड़ दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति है, वो बैठ के सोच रहा है कुर्सी पे कि ये आपस में लड़ रहे हैं, मेरा मौका अच्छा है, क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, ये बैठ के सोच रहा है। और यहीं पे आपका ये पार्ट खत्म होता है, सस्पेंस में आपको छोड़ दिया। जैसे मूवी वगैरह में होता है ना, ये आजकल सीरियल वगैरह में होता है, सस्पेंस में छोड़ देते हैं, वैसे आपका सस्पेंस में छोड़ दिया। फोर्थ पार्ट आता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं ने भी कोई योगदान किया। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या महिलाओं ने भी कोई योगदान किया फ्रांस की क्रांति में, क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई। तो अब बात करेंगे केवल महिलाओं के लिए कि देखते हैं महिलाओं के लिए क्या हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों से सक्रिय रूप से शामिल थी, मतलब महिलाएं कदम से कदम मिलाते हुए शामिल थी हर एक काम में। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तीसरे स्टेट में कौन, जो टैक्स भरते थे, वो अपने जीवन को चलाने, जीविका निर्वाह मतलब जीवन को चलाने के लिए काम करना पड़ता था। भाई पैसा कहां से आएगा, समझो ना। वो सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। आप फ्रांस की बात कर रहे हो, आप अपने देश की बात करो, आप तब भी देख लो ना। अगर आप फ्रांस की बात छोड़ो, आज की डेट में आप अपने देश की हालत देख लो, तो भी तो यही है ना। जो तीसरा स्टेट का लोग है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल सब्जियां बेचना। लेकिन जो संपन्न घरों के घरेलू काम करती थी
और वो संपन्न घरों में जो घरों थे उनमें जाके घरेलू काम करती थी। जो नीचे तबके वाली औरतें थी वो संपन्न घरों में जाकर वहां की नौकरी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियों, जो कुलीन थे, कुलीन राजा वगैरह जो बताया था आपको, लड़कियों तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ती थी, यानी प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ती थी। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये सब हमें याद नहीं करना है, ये बस मैं आपको सिचुएशन बताने के लिए बता रहा हूं। और मैं कहता हूं सिचुएशन चाहे वो फ्रांस की क्रांति के समय हो या आज के समय हो, लगभग ज्यादा बदलाव तो है नहीं, है ना। गरीबों की हालत तो बेटा तब भी ऐसी थी, अब बेचारे अब भी ऐसे हैं, बहुत दुख होता है, लेकिन अब करें क्या, है ना। कोशिश करो बेटा, आप लोग पढ़ जाओ, माँ बाप बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे दे के पढ़ा रहे हैं। बस यही ख्वाहिश है आपके माँ बाप की कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, बहुत अच्छा इंसान बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूं सब कुछ करने को तैयार है आपके माँ बाप आपके लिए, बस आपको पढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। केवल ये शब्द सुनना चाहते हैं टीचर से कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है। ये जब शब्द सुन लेते हैं ना आपके माँ बाप, मैं आपको बता नहीं सकता, उनके जीवन की सारी दुख मिट जाते हैं उस दिन। कहते हैं चलो यार मैंने इतना दुख काटा, मेरा बच्चा बन गया, बात खत्म। यही चीज सुनने के लिए पढ़ा रहे हैं आपको। तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल थी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, कामकाजी महिलाओं को उनके परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। भाई कामकाजी जो महिलाएं हैं वो केवल नौकरी थोड़ी कर रही है, वो घर भी पालन पोषण कौन करेगा, बच्चों को कौन पालेगा। आज भी यही हालत है, आज भी यही हालत है ना। कामकाजी महिलाओं को बेचारे को परिवार भी पालन पोषण करना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना। बिल्कुल सेम हालत, बिल्कुल सेम हालत है आज भी। उनकी मजदूरी पुरुषों से तुलना में कम थी और उनको बेचारियों को पैसा भी कम मिलता था पुरुषों के मुकाबले। ये सब आएगा महिलाओं का योगदान, सब आपको लिख देना है। बिल्कुल ऐसा लिख देना है कि टीचर रो पड़े कि यार बच्चा कहां से पढ़ गया है, ये पढ़ा कहां से, वीडियो कहां से मिल गया इसको, रो पड़े आपका आंसर देखकर कि कितना बेहतरीन चीज आपने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू करे और अखबार निकाले। अब महिलाएं भी कब तक झेलेंगी भाई, आप बताओ ना। आखिरकार उन्होंने क्या क्लब बना लिए, क्लब मतलब वही एक सोसाइटी टाइप बना लिया जहां पर डिस्कस कर सके मामले को। खुद के लिए अखबार निकाले। फ्रांस में विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए 60 क्लब तब में आए, मतलब 60 क्लब खुल चुके थे, एक दो नहीं 60 क्लब बन चुके हैं जहां महिलाएं आपस में डिस्कस करती थी, वाद विवाद करती थी किसी बात को लेकर। उनमें जो सबसे फेमस क्लब था, उस फेमस क्लब का नाम अक्सर पूछता है, उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। दिस इज द नेम ऑफ अ क्लब फॉर अ वुमेन। वुमेन के लिए जो फेमस क्लब था उसका नाम है ये द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। 60 क्लब, टोटल 60 क्लब बन गए पूरे फ्रांस के अंदर। उनमें सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सबसे मशहूर क्लब था ये, सबसे मशहूर क्लब था बेटा, है ना। कोई भी किसी का नाम होता है, किसी क्लब का या पार्टी का, है ना, नाम होता है, ऐसे इसका नाम था अपना बहुत ज्यादा। उसकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अब ये महिलाएं जब इकट्ठे होने लगी तो इन्होंने मांग रखी कि हमें भी बराबर अधिकार दो, पुरुषों के मुकाबले बराबर अधिकार दो। महिलाओं ने मताधिकार की मांग की, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी कि हमें भी राजनीतिक सत्ता में भाग लेना है, हमें भी वोट डालना है, क्योंकि अब तक आपने देखा वोट डालने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। ये सारे पॉइंट केवल महिलाओं के बारे में होगी। ये फोर्थ जो पार्ट है इस मूवी का, वो केवल वुमेन को डेडिकेटेड है। महिलाओं ने मताधिकार का हक मांगा, असेंबली के लिए चुने जाने का हक मांगा, राजनीतिक पदों पर मांग रखी। आखिरकार लास्ट में देखो, ध्यान से पढ़ो, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। अब यहां तक तो हो गया कि महिलाओं ने क्या करा, महिलाओं का योगदान, यहां तक तो महिलाओं का योगदान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां से आपका स्टार्ट होगा, बच्चों, कि आखिरकार उनके लिए सरकार ने क्या करा। जब ये आंदोलन सब हो गया, महिलाओं ने इतनी मेहनत करी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा। गवर्नमेंट देख रही है ना, वो तो कुछ करेगी ना महिलाओं के लिए। तो जी हां, गवर्नमेंट चुप नहीं थी, गवर्नमेंट ने भी काम करा महिलाओं के लिए। क्या काम करा, तो सरकारी विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनकी स्थापना करने लगी लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, ताकि वो पढ़े। सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।
सभी लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल के अंदर लड़कियों के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया कि लड़कियों का एडमिशन कराना ही पड़ेगा। सेकंड, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, व्यवसाय पढ़ सकती थी, व्यवसाय के बारे में जान सकती थी। वो जैसे आजकल छोटे मोटे काम होता है ना, दुकान खोल लिया या कोई ट्रेनिंग ले ली, सिलाई का काम सीख लिया, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो अभी आपने देखा ना, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब सरकार ने कानून बना दिया तब ऐसा हुआ। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो ये सब परिवर्तन आए और लास्ट में बहुत सालों बाद, इतने संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में, यानी भारत की आजादी से एक साल पहले, भारत की आजादी से एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यानी फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। कब मिला वोट देने का अधिकार? 1946 में। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार कब मिला? तो 1946 में मिला। और याद करना बड़ा आसान है, भारत की आजादी से एक साल पहले, याद भी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? क्या आपको क्लियर हो गया बच्चों कि महिलाओं का, अगर आपसे एग्जाम में, मतलब ये फ्रांस की क्रांति में अगर आपसे पूछे महिलाओं का क्या योगदान है, सरकार ने महिलाओं के लिए क्या करा, अल्टीमेटली बस उसमें ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कि महिलाओं का ये अधिकार रहा। ठीक है बेटा, ये वाला जो पार्ट था वो केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेड था, केवल वुमेन के लिए डेडिकेटेड था। अब आएंगे पांचवा पार्ट। अब वो पार्ट खत्म हो गया, महिलाओं का पार्ट खत्म हो गया। अब फ्रांस की क्रांति का हम बात करेंगे पांचवें पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की, कि पांचवें पार्ट में क्या। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा दास प्रथा उन्मूलन। कि दास प्रथा उन्मूलन क्या था? पहले समझो ये दास कौन होते हैं। दास वो लोग होते हैं जिनसे हम अपने घर के सारे काम करवाते हैं और मजबूरन कराते हैं, चाहे वो करना चाहे या नहीं करना चाहे, घर के सारे काम करते हैं वो, और तब तक करते हैं जब तक हम वो अपने जीवन को खत्म नहीं कर देते। उन्हें दास बोला जाता है। यह प्रथा क्या होता है? प्रथा मतलब सिस्टम। बेटा क्या था, फ्रांस के लोगों के पास पैसा था, वहीं जो अगर हम देखें अफ्रीका की तरफ जाएं तो वहां पैसों की बहुत कमी थी। पहले मैं आपको समझा देता हूं ओवरऑल क्या मतलब है, ठीक है। फ्रांस के लोगों के पास पैसा था, जो फ्रांस के व्यापारी थे उन पे पैसा था। अब वो चाहते थे मेरे घर में 2-4 नौकर हों जो मेरे पूरे जीवन में मेरा काम करें। वो जाते थे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो वहां के जो सरदार होते थे वो लोगों को बेचते थे। जी हां, लोगों को बेचते थे, पैसे ले लेते थे और लोगों को बेच देते थे कि भाई आप इसको ले जाओ, ये आपका हो गया इंसान। अब वो इंसान दास बन गया उस व्यक्ति का जिसने उसे खरीदा है। अब ताउम्र जब तक वो जिएगा वो उसके लिए काम करेगा। इसे हम दास प्रथा बोलते थे। तो पहले डिटेल जान लेते हैं, फिर मैं आपको याद क्या करना है वो समझाऊंगा, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन क्लब ने इसको खत्म किया था। याद होगा आपको, जैकोबिन सरकार, आतंक राज जिसे हम बोलते हैं, उसमें से एक बदलाव उसने ये भी किया था कि इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। तो ये होता क्या है दास प्रथा? तो कैरेबियन उपनिवेश यानी अफ्रीका के जो उपनिवेश थे, जैसे मार्टिनिक, गॉडेलोप, सैन डोमिंगो, ये सब नाम थोड़ी आपको याद करना है। तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने वाले काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागान में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणक दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। अब वो जो व्यापारी थे वो चाहते थे भी उनके जो नील की खेती है, तंबाकू की खेती, नील की खेती, चीनी की खेती, कॉफी की खेती, इनका प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन कौन बढ़ाएगा? नौकर बढ़ाएंगे जिसको हम काम पे रखेंगे। तो वो कहां मिलेगा? तो या तो फ्रांस से ले लो। अब फ्रांस वालों से काम कराओगे, पैसा ज्यादा लेंगे। समझो चीजों को, समझो भाई। मैं व्यापारी हूं, मेरे तंबाकू का है, नील का है, चीनी का है, कॉफी का फैक्ट्री है, या मैं इसका व्यापार करता हूं, तो मैं चाहूंगा मेरे ज्यादा काम हो। ज्यादा काम के लिए ज्यादा नौकर चाहिए। ज्यादा नौकर मैं फ्रांस से लूंगा तो फ्रांस वालों को ज्यादा पैसे देना पड़ेगा क्योंकि उन पे पैसे ज्यादा है। तो मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा अफ्रीका, वहां से खरीद के लाऊंगा दास। तो शुरुआत कैसे हुई ये समझिए। पहला पॉइंट, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पहला पॉइंट,
कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। जो फ्रांस के सौदागर थे, व्यापारी थे, वो बोर्दे या नानते बंदरगाह, ये बंदरगाहों के नाम है, बोर्दे और नानते, बोर्दे या नानते, ये बंदरगाह से अफ्रीका तट पर, अभी मैंने आपसे बात की थी, अफ्रीका में बहुत गरीबी थी, तो अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। वहां से वह स्थानीय सरदारों, जो मुखिया होते थे, पहले सरदार ही होते थे ना, हेड होते थे, उनसे दास खरीदते थे बेटा, दास खरीद लेते थे। और आपको पता है उनके शरीर पर निशान लगा लिया जाता था, जिसे आजकल हम बोलते हैं परमानेंट टैटू। आजकल तो उसे बोलते हैं परमानेंट टैटू, और हम बड़े शौक से लगाते हैं, लेकिन उस समय दासों पे लगाया जाता था ये निशानी के तौर पे कि ये मेरा दास है। या निशानी इसलिए भी लगा दी जाती थी कि कई बार अगर भागने की कोशिश करी तो किसी ने वो निशान देख लिया तो पता लग गया ये किसी का दास है, ये कहां भाग रहा है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो दासों को दाग कर मतलब परमानेंट टैटू बनाकर एवं हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैरेबियन देशों से कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां से उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। जो बगान के मालिक थे, कौन से बगान के मालिक? वही तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी के मालिक, उनको बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो पाया। इनकी मेहनत के कारण यूरोप में चीनी की डिमांड को पूरा कर पाए, कॉफी, नील, इन सब की बढ़ती मांग को पूरा कर पाए, क्योंकि दास ज्यादा काम करते थे। उनसे तो हम 24 घंटे काम ले सकते थे, खरीदा हमने इसलिए था कि उनसे जबरदस्ती काम कर सके। कंप्लीट सब दास प्रथा के बारे में ये याद नहीं करना बेटा, भाई याद येलो कलर वाले करने हैं। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए, क्योंकि दास वहां से खरीदते थे, लोगों में पैसा आ गया तो वो समृद्ध बंदरगाह बन गए, नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्तिगत के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अब नेशनल असेंबली जानता था कि भाई अच्छा नहीं, ये चीज सही नहीं है, किसी के जीवन के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, गलत है ना। लेकिन आवाज कौन उठाए? क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली अगर आवाज उठाएगी तो व्यापारियों का नुकसान होगा। और पैसा कौन देता है? व्यापारी। टैक्स कौन भर रहा है? व्यापारी। तो कोई डर के मारे आवाज नहीं उठाता था। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों की मुक्ति का कानून बना दिया, सभी दासों को मुक्त करने का कानून बना दिया। लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन वापस आया, अभी बताया था नेपोलियन, याद करो, जब नेपोलियन वापस आया तो उसने फिर से दास प्रथा शुरू कर दी थी। कोई बात नहीं भाई, दास रखो, क्या दिक्कत है, कैसे भी सरकार को टैक्स आना चाहिए, हमें क्या मतलब किसी के जीवन से, हमें तो टैक्स चाहिए। तो 10 बार जब नेपोलियन आया तो उसने दास प्रथा फिर शुरू कर दी। लेकिन आखिरकार अंत में फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में कर दिया गया। सभी दासों को उनके घर छोड़ दिया गया कि जाओ भाई, आजाद हो गए, मस्त रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, जाओ घर जाओ अपने। सभी दासों को छोड़ दिया गया। कब? 1848 में कानून बना दिया गया। एक बार पढ़ लें इनके जीवन के बारे में, बेचारों के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा सा ही पॉइंट है, मेन चीज बताऊंगा आप। दास प्रथा, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? ये फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे? दास प्रथा। अब दास की प्रथा के बारे में कुछ भी पूछे, दास प्रथा के बारे में कुछ भी पूछा जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए 9th स्टैंडर्ड में, तो आप आंसर दे सकते हो। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। वहां से वो स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। खरीदने के बाद वहां उन्हें बगान मालिकों से बेच देते थे, और दास श्रम के बल पर यूरोप के बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकना संभव हुआ। अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने सभी दासों को मुक्त करने का कानून बना दिया कि मुक्त कर दो। लेकिन जैसे ही वापस नेपोलियन आया तो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से शुरू कर दिया दास प्रथा। लेकिन आखिरकार फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में कर दिया गया, और 1848 में बोल दिया गया कि आप अपने घर जा सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? 5वां पॉइंट समझ में आ गया बेटा? 6ठा पॉइंट है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। इसमें आप पढ़ेंगे क्रांति के बाद, है डालो, क्रांति के बाद। क्रांति खत्म हो चुकी है, क्रांति खत्म हो गई बेटा, खत्म। तो क्या क्रांति के बाद जीवन में कोई बदलाव आया? क्या फ्रांस की क्रांति के बाद जीवन में कोई बदलाव आया? इतना संघर्ष, राजा, बेचारे राजा को फांसी पर चढ़ा दी, तुमने मार दिया। उसके बाद जो राजा बना उसको भी तुमने मार दिया। कुछ बदलाव आया?
किसी बदलाव के लिए ही तो किया गया। तो जी हां, बहुत सारे बदलाव आए और बदलाव के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति बहुत फेमस है। क्या क्या बदलाव आए? तो पहला बदलाव, सबसे पहला बदलाव जो बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1889 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वो था क्या? सेंसरशिप की समाप्ति। अभी सर जी, सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई भी चीज मुझे किताब में लिखनी है, कोई भी चीज मुझे बोलना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम अपनी आजादी से सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। सेंसरशिप का मतलब है सरकार का नियंत्रण होना, मीडिया पर नियंत्रण होना, बुक पर नियंत्रण होना, अखबारों पर नियंत्रण होना, पुस्तकों पर नियंत्रण होना, कि वो जो चाहेगा वही छपेगा, उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपेगा, उसे बोलते हैं सेंसरशिप। तो फ्रांस की क्रांति के बाद सबसे पहला बदलाव क्या आया? सेंसरशिप की समाप्ति। वो सेंसरशिप, जब राजा ही नहीं बचा तो सेंसरशिप क्या काम आएगा? तो सेंसरशिप खत्म हो गई। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और संस्कृति, विधिगत किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किया जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। पहले क्या था कि जो भी चीज छपेगा राजा की मर्जी के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं छप सकता, वो जो कहेगा वही छपेगा। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। वहां जो मर्जी छपना शुरू हो गया, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंचने लगे। फ्रांस में घट रही घटनाओं तथा परिवर्तनों का ब्यौरा उन सब पर टिप्पणी होती थी। ये सब याद नहीं करना आपको। सेकंड पॉइंट आपको याद करना है कि दूसरा बदलाव क्या हुआ? तो प्रेस की स्वतंत्रता हुआ। प्रेस स्वतंत्र हो गया। अब प्रेस वाले बोल सकते थे, राजा के खिलाफ भी बोल सकते थे, राजा नहीं सरकार के खिलाफ, राजा तो बचा ही नहीं, सरकार के खिलाफ बोल सकते थे। इसका मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे, अच्छा या बुरा, सभी बातें डिस्कस की जा सकती थी। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश करी। प्रिंट माध्यम मतलब प्रिंट क्या होता है? जैसे किताब हो गई, आपकी बुक हो गई, कॉपी हो गई, पंपलेट्स हो गए, पोस्टर हो गए, दीज आर द प्रिंट मीडियम्स, इन्हें प्रिंट मीडियम बोलते हैं। तो प्रिंट माध्यम से एक पक्ष जो होता था वो दूसरे पक्ष को अपने बातों से सहमत कराता था। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे, अनगिनत लोग अब पहुंच जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। ये कब हुआ? क्रांति होने के बाद। कौन कौन से बदलाव हुए? स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों और दर्शकों के पंडित लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए संभव था। ठीक है, सारांश आ गया। तो यहां पर आपका खत्म होता है बेटा कौन सा पार्ट? यह पॉइंट बताता है कि क्रांति के बाद कौन कौन से बदलाव आए। क्रांति के बाद पहला बदलाव क्या हुआ? सेंसरशिप की समाप्ति। कि अब अखबारों, न्यूज में, टेलीविजन पर हम जो सेंसरशिप था राजा का वो खत्म हो गया। अब चीजें छप सकती थी, प्रेस स्वतंत्र हो गए, प्रिंट माध्यम से भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझाता था कि वो सही है। नाटक, संगीत और सभी जिलों में असंख्य लोग शामिल होते थे। तो ये सब बदलाव हुए। ये जो आपको 4 पॉइंट दिखा रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, ये 4 पॉइंट क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पर कौन कौन से बदलाव आए। तो ये 4 बदलाव आपको समझाने हैं कि 4 बदलाव आए फ्रांस की क्रांति के बाद, ये बदलाव आए। ठीक है बेटा। नाउ सारांश, लास्ट बार हम अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। बस खत्म। हेडिंग डाल देना नेपोलियन बोनापार्ट, ये हेडिंग डाल देना नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। याद है नेपोलियन के बारे में क्या हुआ था? याद है डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका 5 सदस्य वाले आपस में लड़ने लगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट बैठ के सोच रहा था कुर्सी पे, भूल गए आप? वो कुर्सी पे अभी बैठ के सोच रहा था। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं भाई, मैं भी तो राजा बन सकता हूं। तो 1804 में उस नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया कि मैं हूं राजा फ्रांस का। वैसे भी मैं सेना का प्रमुख हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं राजा हूं। दूसरा पॉइंट, उसको मना कौन करेगा? सेना का हेड है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू करी। शुरू में, अच्छा बताऊं मैं, शुरू में लोग इसको मसीहा मानते थे, बड़ा अच्छा मानते थे लोग, क्योंकि उसने पड़ोसी के देशों पर हमला करा और उनको हरा भी दिया। तो यार सीधी सी बात है ना, जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा, दूसरे देश को हराएगा, वो तो हमारा हीरो है ना। तो उसने शुरू में पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा शुरू करी।
2 पॉइंट हो गए। तीसरा, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का मसीहा जब अग्रदूत समझता था, वो मानता था कि वो मसीहा है, यूरोप के आधुनिकीकरण का मसीहा है, वो चीजों को बदल देगा। क्या क्या बदले उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, निजी संपत्ति यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए, और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। नाप तोल करने के लिए दशमलव प्रणाली चलाई थी इसने, दशमलव डेसिमल एक्सप्रेशन वाली प्रणाली चलाई थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। पढ़ा लिखा भी था ना, अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था, सेना का हेड था। तो कौन कौन से पॉइंट पढ़े? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को राजा घोषित कर दिया, उसने पड़ोसी के देशों को जीत लिया। नेपोलियन खुद को आधुनिकीकरण का मसीहा मानता था, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल के नई नीति अपनाई जो सबके लिए समान था। नेक्स्ट पॉइंट, शुरू में तो बहुत सारे लोग को नेपोलियन बोनापार्ट मुक्तिदाता लगता था और उसे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। लोगों को लगता था यही है बंदा जो हमारे जीवन में बस अच्छा काम करेगा। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा युद्ध, थोड़ा बहुत युद्ध करना सबको पसंद है बेटा, ज्यादा युद्ध हर किसी को पसंद नहीं है ना। तो जब सेना दूसरे देशों पर हमला करने लगी, लड़ाई शुरू हो गई हर जगह से, तो वो जो उसके खिलाफ बोलता था नेपोलियन के खिलाफ, तो सेना को वो आदेश देता था, सेना उसको भी उस पर भी हमला करती थी। भाई जब लड़ाई लंबी खींचेगी तो देश की जनता आवाज उठाएगी ना, तो जब देश की जनता ने आवाज उठाना शुरू करा तो नेपोलियन उन पर भी हमला करा दिया, तो वो हमलावर मानने लगी। आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, बहुत फेमस लड़ाई है वाटरलू की लड़ाई, आपने कभी सुना भी होगा नाम। आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई, उसकी मौत हो गई इस लड़ाई में, और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट भी खत्म हो गया। उसके बाद फ्रांस का क्या हुआ नहीं दिया हुआ चैप्टर में, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 पॉइंट आपको बता दूंगा कि फ्रांस के क्रांति से हमें क्या सीख मिलती है। फ्रांस की क्रांति ने हमें क्या सिखाया? फ्रांस की क्रांति ने हमें सिखाया स्वतंत्रता और अधिकार, इन 2 के बारे में। पूरे चैप्टर में यही तो बताया गया कि राजा से स्वतंत्रता मिली, तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता के बारे में बताया, क्योंकि उस समय दुनिया के हर एक देश में राजा का शासन था। पहली बार बाकी देशों को पता लगा, लोगों को पता लगा कि हमें राजा से स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्रता मिला। और दूसरा, अधिकारों के बारे में पता लगा कि वोट डालने का भी अधिकार कोई चीज होती है। पहले कहां, अब बताओ, फ्रांस में जब राजा का शासन था कोई वोट डालता था क्या? नहीं ना। तो अधिकारों का पता लगा कि अच्छा अधिकार भी कोई चीज होती है। एक ये पॉइंट याद कर लेना कि फ्रांस स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कौन से मुख्य विरासत हैं? सो स्वतंत्रता और अधिकार। वैसे तो बहुत सारे विरासत हैं, वैसे तो आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके अंदर, बट स्वतंत्रता और जो अधिकार है ये 2 मेन पॉइंट होंगे जो हमें विरासत में मिला फ्रांस की क्रांति से, कि हमें पता लगा कि स्वतंत्रता भी कोई चीज होती है, कि राजा से हम आजाद हो सकते हैं, और अधिकार भी कोई चीज होता है कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है बेटा। और अंतिम पॉइंट, एक क्वेश्चन मैंने प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में देखा था, तो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर कर लूं कि भारत के 2 ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरणा ली थी। तो एक तो टीपू सुल्तान का नाम लिख देना, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये 2 नाम लिख देना बेटा, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। ये 2 ऐसे क्रांतिकारी, आपने नाम सुना होगा, दोनों हमारे भारत के बहुत फेमस व्यक्ति थे ये दोनों, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय। बहुत सारे समाज में इन्होंने बदलाव किया, ऐसा जो हमारे इतिहासकार है ऐसा मानते हैं कि इन्होंने काफी हमारे समाज में बदलाव किया। तो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने फ्रांस से काफी कुछ प्रेरणा ली, उनके विचारों से सहमत हुए थे। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? तो ये था कंप्लीट आपका चैप्टर। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप इन 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इजीली। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, इनका आंसर आप दे सकते हो कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, आपको याद है मैंने पूरा बताया था, नेपोलियन का उदय कैसे समझा सकता है, सारी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, आप आराम से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन का आप आंसर इजीली मिल जाएगा। तो बेटा आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था बेटा फ्रांस की क्रांति, क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे शुरुआत हुई, ये कंप्लीट आप चैप्टर अच्छे से कर लेना। इसमें मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिया कि ये तो आतंक राज के बारे में बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। वैसे तो देखो आता कुछ भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है, स्कूल अलग अलग होते हैं, टीचरों के विचार अलग अलग होते हैं, आपके स्कूल के टीचर का विचार क्या है वो मुझे तो नहीं पता, तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, जो आ सकता है वो इसमें से आएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया, इससे बाहर तो आ नहीं सकता। तो एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, आतंक राज बहुत ज्यादा आता है एज पर माई व्यू, कि आतंक राज ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। और दूसरा, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के
कारण क्या थे। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो 9th में है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ाता हूं, ये आप लोग डिसाइड करोगे। बस ये है, आपकी मदद करना चाहता हूं तहे दिल से, ताकि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो हमें बोरिंग लगता है ना, वो मैं चाहता हूं आप इंटरेस्टिंग तरीके से समझो। बस इसी तरीके से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। बड़े सिंपल तरीके से, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल आपकी बुक यूज़ करा मैंने आपको समझाने के लिए। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बेटा। नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ के बिल्कुल बढ़िया नंबर लाना, ठीक है बच्चा। चलो बेटा, बाय, सबको नमस्ते बेटा।